हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए, हम लोग जल्दी ही क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर देंगे सारे के सारे चैप्टर्स के। तो जैसे ही मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएँ, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, इसमें बताया गया है कि हमारा प्लानट जो अर्थ है ना, वो ओनली प्लानट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। फिलहाल के लिए तो हमें यही पता है, अब हो सकता है एलियंस वगैरह हों, बट कुछ अभी हमें एविडेंसेस तो नहीं मिले हैं। तो फिलहाल हम यही समझ के चलेंगे कि अर्थ इकलौता ऐसा प्लानट है जिस पर लाइफ अवेलेबल है, जिस पर जिंदगी, दुनिया या फिर जीवन एग्जिस्ट कर सकता है। लाइफ जो है ना अर्थ पे, वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। ज़्यादातर जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं, वी नो नीड एन एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे आप जिंदा रह सकते हैं। अब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भुन जाएंगे ना, आप नहीं रह सकते। तो हमारा एक टेम्परेचर रेंज है जिसमें हम लोग रह सकते हैं। अब समझ लीजिए, माइनस में कुछ हद तक हमारा शरीर झेल सकता है और कुछ 50 डिग्री सेल्सियस तक हम झेल सकते हैं, और बहुत लोग उसमें उनकी डेथ भी हो जाती है। तो एक एम्बियंट टेम्परेचर, एक लाइफ सस्टेनिंग टेम्परेचर हम लोगों को चाहिए होता है। हम लोगों को पानी भी चाहिए होता है, खाना भी चाहिए होता है। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं काफ़ी सारे अर्थ पर, जैसे कि एनर्जी हम लोगों को मिलती है सन से, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, जितनी भी हमें अर्थ पर रहने के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, अगर सन नहीं होता ना, तो अर्थ पे ज़िंदगी भी नहीं होती, क्योंकि जो प्लांट्स हैं ना हमारे, वो किसकी वजह से खाना बना पा रहे हैं? सन की वजह से। अगर सन नहीं होगा तो प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, और लाइफ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। सन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आगे आता है, देखिए, व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन दी अर्थ। तो ये कौन कौन से रिसोर्सेज हैं भाई, जिससे इंसान डिपेंड करता है जिन चीज़ों पर? तो वही हमें कौन कौन से रिसोर्स हैं? लैंड, ज़मीन, पानी, हवा। लैंड, वाटर, एयर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इनके बिना तो आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। फिर देखिए, जो आउटर क्रस्ट है हमारी अर्थ की, उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। तो हमारी अर्थ जो है उसमें 3 भागों में डिवाइड है। सबसे ऊपर क्रस्ट आती है, फिर मेंटल आता है, और लास्ट में कोर। तो जो ऊपर वाला पार्ट आता है ना, क्रस्ट और मेंटल का पार्ट, उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। तो जो लिथोस्फीयर है ना अर्थ का, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वाटर जो है कवर करता है 75% ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब जो अर्थ का 75% सरफेस है, वो तो किसने कवर करा हुआ है? पानी ने। इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, और पानी जो है अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। दीज कंप्राइज हाइड्रोस्फेयर। तो अर्थ पे जिस जिस जगह पानी है, हर सबको पूरे के पूरे को हम मिला दें तो वो क्या बनता है? उससे हाइड्रोस्फेयर बनता है। तो एयर जो हमारी अर्थ को कवर करे हुए है, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, और हम उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ के ऊपर क्या है? हमारे अर्थ पे हवा है ना, एयर है। तो ये जो एक ब्लैंकेट सा बना करके रखती है हमारी अर्थ पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो इम्पॉर्टेंट है द एयर। एटमॉस्फेयर की आपको डेफिनेशन बतानी है, तो द एयर दैट कवर्स होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो हवा जो पूरे अर्थ को ब्लैंकेट की तरह, चादर की तरह ढक करके रखती है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। लिविंग थिंग्स जो है ना, वो आर फाउंड टू एग्जिस्ट। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर 3 एग्जिस्ट। दीज 3 एग्जिस्ट। क्या 3 एग्जिस्ट? जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर भी हो, हाइड्रोस्फेयर भी हो, और बायोस्फेयर। बायोस्फेयर जहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर होते हैं ना, उसको हम लोग हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। तो देखिए, हमें आगे इसमें बताया गया है, द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज कॉल्ड एज बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर क्या होता है? जिसमें हमारा एटमॉस्फेयर भी हो, जिसमें हमारा हाइड्रोस्फेयर भी हो, और जिसमें हमारा लिथोस्फेयर भी हो। तो वो हमारा क्या बनता है? बायोस्फेयर बनता है। जिसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वहीं पर ही लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ज़िंदगी रह सकती है, और उसी चीज़ को हम लोग बायोस्फेयर कहते हैं। तो यही बताया गया है हमें, लाइफ सपोर्टिंग जोन जहाँ पर ज़िंदगी हो सकती है अर्थ पर, अर्थ का लाइफ सपोर्टिंग जोन जहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर इंटरैक्ट करता है, मिलता है। मैंने आप लोगों को ये डायग्राम बना के दिखाया ना, आप लोग एग्जाम में बनाएंगे ना, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये हाइड्रोस्फेयर है,
यहाँ पे लिख दीजिए एटमॉस्फेयर है, ये लिख दीजिए लिथोस्फेयर, और बीच में ये जो यहाँ पे ये तीनों के तीनों एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर मिल रहे हैं, ये हमारा है बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर में ही लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। बायो का मतलब ही लाइफ होता है। तो बायोस्फेयर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? जहाँ पर हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कितनी बार मैंने ये बोल दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बनाने से। तो अब आगे हमें बताते हैं लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फेयर। तो लिविंग थिंग्स, जिन चीज़ों में जान है वो बायोटिक, मतलब लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में जिसमें जान होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक। बायोस्फेयर में जिनमें जान होगी उन्हें हम बायोटिक कहेंगे। लिविंग थिंग्स जो होती हैं, द एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, तो हम इनको एबायोटिक कहते हैं। तो हमारा जो बायोस्फेयर होता है, एक उसमें एबायोटिक होता है और एक उसमें बायोटिक होता है। तो बायोटिक मतलब जिस चीज़ में जान होती है, एबायोटिक जिसमें जान नहीं होती, जैसे कि जो मिट्टी हो गई, पानी हो गई, हवा हो गई, इनमें कोई जान थोड़ी ना होती है, तो इसलिए इनको हम लोग एबायोटिक कहते हैं। ये तो हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। अब लेट अस स्टडी दीज एबायोटिक कंपोनेंट्स इन डिटेल। अब पहले हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स अच्छे से पढ़ते हैं। द ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर। ब्रेथ ऑफ लाइफ, आप हवा से ही तो सांस लेते हैं। हवा का मतलब एयर होता है। एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जिसमें से एक गैस ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, बहुत सारी गैसेज हमारी हवा में प्रेजेंट होती हैं। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि एयर की कंपोजिशन क्या होती है। अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में पढ़ा है कि लगभग 21% हमारे हवा में क्या होती है? O2। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। फिर उसके बाद हमारे 78% के लगभग हम लोगों को नाइट्रोजन मिलती है। 0.03% हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। फिर आर्गन वगैरह भी रहती है। हाँ, तो अब बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो एयर क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया। तो हमारी हवा इन सब चीज़ों का मिक्सचर होती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज़ द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो जो एयर की जिस तरीके से कंपोजिशन है ना, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है। प्लैनेट्स जैसे कि वीनस और मार्स है, वहाँ पर कोई भी लाइफ अवेलेबल नहीं है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वीनस और मार्स पे लाइफ हमें क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे मेनली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि वीनस और मार्स में कौन सी गैस मिलती है, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इसीलिए वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमारी जैसी लाइफ को, अब एलियन लाइफ हो सकता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से जिंदा रहते हो, तो बात अलग है। फिलहाल हमको ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तो इन फैक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट करती है लगभग 95 से लेकर 97% किसका? वीनस और मार्स का। वीनस और मार्स में कितनी ज़्यादा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यूकारियोटिक सेल्स जो हैं और काफ़ी सारे प्रोकारियोटिक सेल, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था ना। यूकारियोट जो नए बने हुए सेल्स हैं, प्रोकार्डियोट जो बहुत ही पुराने ऑर्गेनिज्म जो हमारी धरती पर जब बनी थी हमारी धरती, तब जो ऑर्गेनिज्म आए थे वो प्रोकार्डियोट्स थे, और अब यूकारियोट्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स। तो हम लोगों ने देखा था नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज़। तो जो प्रोकार्डियोट्स भी थे, यूकारियोट्स भी थे, सबको क्या चाहिए था? ऑक्सीजन चाहिए था, ताकि उनको अपनी एनर्जी मिल सके, क्योंकि वो लोग जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है बॉडी में। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, ताकि क्या मिल पाए? एनर्जी मिल पाए। तो इसीलिए हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उसको हम सांस की हेल्प से बॉडी के बाहर छोड़ देते हैं। अनदर प्रोसेस विच रिजल्ट इन द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द कॉन्कोमिटेंट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ जल रही होती है ना, तब भी हम देखते हैं अगर आपको आग जलानी है, तो अगर आपके ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो आग नहीं जलेगी। और जब आग जलती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड करती है। दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच बर्न फ्यूल्स टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर्स। जंगलों में खुद ब खुद आग लग जाती है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो डिस्पाइट दिस परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत ज़्यादा सारे ह्यूमंस छोड़ भी रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो रही है, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, एक फिक्स्ड ही अमाउंट में प्रेजेंट है। तो
कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है दो तरीके से। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, तो उनके कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, ग्लूकोज, सॉरी मतलब अपना गड़बड़ बोल दिया मैंने। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैनी मरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। तो प्लांट्स भी इस तरीके से यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं अपने खाने में। और इसी तरीके से काफ़ी सारे मरीन एनिमल्स, मरीन का मतलब होता है समुद्र में रहने वाले या पानी में रहने वाले जो कुछ जानवर होते हैं, उनका ना ऊपर ना शेल होता है, जैसे कछुए का शेल होता है ना, उसके ऊपर कवच। इसी तरीके से काफ़ी सारे समुद्र में रहने वाले जानवरों का भी कवच होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट से बना देते हैं। जैसे कि कोरल रीफ्स के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो वो भी कार्बोनेट्स का यूज़ करते हैं अपना शेल बनाने को। अब आता है द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। एटमॉस्फेयर का रोल क्या होता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। तो हम लोगों ने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के बाहर एक ब्लैंकेट का काम करता है। हम जानते हैं कि हवा जो कि एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इम्पॉर्टेंट याद रखिए। आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इज़ अ बैड एयर कंडक्टर ऑफ हीट, क्वेश्चन मार्क, येस नो या कैसे भी करके। तो आप लोग को याद रखना है कि हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैड कंडक्टर है हीट का। एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ द ईयर। तो जो हवा काफ़ी बैड कंडक्टर होती है हीट की, तो वो हमारे अर्थ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है मेंटेन करने में, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो। ओवरऑल अर्थ का, आप अपने एरिया की, अपने शहर की, अपने देश की नहीं, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, पूरे अर्थ की, तो वो एक एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन रखती है हमारी जो अर्थ होती है। एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर रोकता है एकदम से टेम्परेचर को बढ़ने में या फिर एकदम से टेम्परेचर को गिरने में। तो एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर स्पेस। तो दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा हीट हमारा एटमॉस्फेयर आने नहीं देता, तभी तो ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है ना, सन से बहुत ज़्यादा हीट आने भी नहीं दे रहा है। और जब ठंडी हो रही है अर्थ रात के टाइम, तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड भी बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों तरह से बचा करके रखता है। तो दिन में हीट नहीं आने देता और रात को हीट जाने नहीं देता। तो एटमॉस्फेयर हमारे एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। तो थिंक ऑफ द मून विच इज़ अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज़। तो मून जो है वो अर्थ से इतना ही दूर है जितना अर्थ सन से दूर है। तो डिस्पाइट दैट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून विद नो एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर रेंजेस -130 डिग्री सेल्सियस टू 110। तो मतलब वहाँ पे रात के समय 190 डिग्री सेल्सियस हो जाता है मून पे, और दिन के समय 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा वेरी करता है। तो एक्टिविटी आप लोगों को बताई गई है। एक्टिविटी 14.1 में आपसे कहा गया है कि आप मेजर करें टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का टेम्परेचर मेजर करिए। अ बीकर फुल ऑफ वाटर, एक बीकर आप लीजिए, उसमें पानी भरा हुआ, उसका टेम्परेचर मेजर करिए। और एक बीकर जिसमें मिट्टी भरी हुई है उसको मेजर करिए। और जिसमें थर्मोमीटर, अ क्लोज्ड बॉटल कंटेनिंग थर्मोमीटर, एक बॉटल जिसमें थर्मोमीटर रखा हुआ है उसका टेम्परेचर। कीप देम इन ब्राइट सनशाइन, सनशाइन में रख दीजिए उसको फॉर 3 घंटे के लिए। नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑल 3, ऑल्सो टेक द टेम्परेचर रीडिंग। देखिए आपको टेम्परेचर से इनका क्या करना है, आपको इन तीनों चीज़ों को लेना है, धूप में रख देना है 3 घंटे के लिए, फिर इन सबका टेम्परेचर मेजर करना है। फिर आप उसके हिसाब से ये सारे के सारे आंसर दे सकते हैं। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ में थी नहीं। तो हम लोगों ने जो एक्टिविटी में देखा, हमने इससे समझा कि सैंड एंड वाटर डू नॉट हीट अप एट द सेम रेट। व्हाट डू यू थिंक विल बी द रेट्स ऑफ कूलिंग? कैन वी थिंक ऑफ एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेडिक्शन। तो इसमें देखिए हमें बताया गया है कि जो मिट्टी है ना, सैंड हो गया और वाटर हो गया, वो सेम रेट से ना ठंडे होते हैं ना गर्म होते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान में सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो क्या उसका रीज़न है? जो सैंड होती है ना, जो मिट्टी होती है, वो बहुत ही जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो इसीलिए सैंड का टेम्परेचर जो है ना, वो बहुत ही जल्दी तेज़ी से घटता बढ़ता रहता है। इसलिए तो रेगिस्तान रात को बहुत ठंडे हो जाते हैं और दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी ठंडी और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। पानी इतनी जल्दी ठंडा गर्म नहीं होता है कंपैरेटिवली मिट्टी के। अब जो मूवमेंट ऑफ एयर है, एयर के बहने को हम क्या कहते हैं? हवा के बहने को हम हवा ही कहते हैं। तो ये देखिए टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ। जो बहती हुई एयर होती है ना, उसको हम लोग विंड कहते हैं। तो हिंदी में तो हवा ही कहते हैं हम सबको।
तो इसमें बताया गया है वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ बॉट बाय कूल इवनिंग ब्रीजेस आफ्टर हॉट डे। तो शाम के समय जो ठंडी हवा चलती है उससे हमें बड़ा अच्छा लगता है। और कई बार अगर हम लोग लकी हों तो बारिश भी आ जाती है। जब गर्मी में बारिश आती है तो बड़ा मज़ा आता है ना। तो what causes the movement of air and what decide whether this movement will be in the form of gentle breeze, a strong wind or a terrible storm? तो ये हवा किस तरीके से बहती है, कैसे चलती है ये हवा, और कौन डिसाइड करता है कि हल्की बहेगी या तेज़ बहेगी या फिर तूफान ही ले आएगी? तो what bring us द रेन, और ये जो वेलकम रेन होती है, ये जो खुश कर देने वाली हवाएं होती हैं और बारिश लेकर के आती हैं, ये कहाँ से आती हैं? तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ऑल दीज फिनोमिना आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। तो ये जो हवा चलती है, ये जो बारिश आती है, ये जो तूफ़ान आता है, ये सारी की सारी चीज़ें किस वजह से होती है? हमारा जो टेम्परेचर होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसकी वजह से पानी भाप बन के उड़ता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है पानी बहुत ज़्यादा भाप बन के उड़ने लगता है, ऊपर जाके बादल बन जाता है, भारी हो जाता है, बारिश की फॉर्म में नीचे गिर जाता है। तो वाटर साइकिल पूरी की पूरी फॉलो होती है। तो ये सारा का सारा हमारा इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से चीज़ें चल रही होती हैं। वाटर वेपर इज़ फॉर्म्ड, वाटर वेपर किस तरीके से फॉर्म होती है? वाटर वेपर इज़ फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज़ एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर बॉडीज़ जैसे कि लेक, ओशंस, रिवर्स गर्म होती हैं एटमॉस्फेयर की वजह से और इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो जाती हैं। एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक और रेडिएटेड बाय द लैंड ऑफ वाटर बॉडीज़। अब एटमॉस्फेयर जो है वो भी हीट हो जाता है क्योंकि जो रेडिएशन आके पड़ती है फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है वाटर बॉडीज़। तो एटमॉस्फेयर में भी क्या आ जाती है? गर्मी आ जाती है। ऑन बीइंग हीटेड, गर्म होने के बाद कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप इन द, कन्वेक्शन करंट का मतलब है हवा जो है बहुत ज़्यादा ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ बहने लगती है, उसको एक कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इन ऑर्डर टू गेन सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ फिनोमिना, हम लोग एक एक्टिविटी जैसे करते हैं। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि प्लेस अ कैंडल इन अ बीकर और वाइड माउथेड बॉटल एंड लाइटेड। तो आप क्या करिए, एक कैंडल लीजिए, उसको एक बीकर में रख दीजिए और फिर उसके बाद बीकर में रख दिया और उसको आपको जला देना है। लाइटेड, लाइट एंड इंसेंस स्टिक, मतलब आपको धूप बत्ती भी जलानी है। एंड टेक इट टू द माउथ ऑफ द अबव बॉटल। तो आपको पहले क्या करना है, आपने एक कैंडल जला दी और उसको एक बीकर में रख दिया और फिर काफ़ी चौड़े से मुंह वाले बीकर में रखना है। फिर आपको एक धूप बत्ती लेके आनी है और उसके ऊपर रख देना है। विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज कीप नियर द एज ऑफ द माउथ। तो किस तरफ को स्मोक फ्लो करेगा? जब आप बिल्कुल माउथ की तरफ रख देंगे तो इस तरीके से वो फ्लो करने लगता है। तो विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज केप्ट लिटिल अबव द कैंडल। जब बिल्कुल कैंडल के हल्का सा ऊपर होगा तो किस वे में फ्लो करेगा। और वाई डज द स्मोक फ्लो, विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज केप्ट इन अदर रीजन्स। तो अलग अलग इलाकों में आप लोगों को इस तरीके से बीकर लेना है, उसमें मोमबत्ती रखनी है। तो इसको पहले इसके जस्ट ऊपर रखिए, फिर इसके यहाँ ले आइए, फिर अलग अलग एरियाज़ में जब आप रखेंगे तो किस किस तरफ उसका जो धूपबत्ती का धुआं जाएगा वो आप लोगों को बताना है। तो एयर करंट बीइंग कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एयर। तो एयर करंट कैसे बहते हैं? जो हवा चलती है ना वो इस वजह से चलती है क्योंकि हमारी धरती पर कहीं पर तो ठंड है और कहीं पर गर्मी है। तो हॉट जो हवा बहती है ना वो कोल्ड टू हॉट, कोल्ड इलाके से हॉट इलाके की तरफ हवा हमेशा बहती है। तो पैटर्न रिवील्ड बाय द स्मोक शो अस द डायरेक्शन इन विच द हॉट एंड द कोल्ड एयर मूव। तो जहाँ पर ज़्यादा ठंडा होगा ना, जैसे कि यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, अब गर्म से और थोड़ा सा ठंडे की तरफ चलेगा और ठंडे से गर्म की तरफ। इसी तरीके से मेनली क्या होता है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है कोल्ड, कोल्ड से हमेशा हॉट की तरफ जो है हवा बहती है। जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना तो ये गर्म होने के बाद हवा क्या होने लगती है, ऊपर उठने लगती है और फिर ठंडी हवा बह करके उसके पास आने लगती है। तो हमेशा यही होता है कि जब गर्म होगी हवा तो वो ऊपर उठेगी और ठंडी हवा उसकी जगह पर आकर के फिल हो जाती है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारी हवा बहती है। तो इन सिमिलर मैनर व्हेन एयर इज़ हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर इट राइजेस। तो रेडिएशन के थ्रू का मतलब होता है बिना किसी मीडियम के अगर हवा कोई जगह गर्म या ठंडी हो रही है तो उसको हम रेडिएशन से कहते हैं। बट सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, अब हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ा है तो कोई भी बात नहीं, अब पढ़ लेते हैं। जो लैंड होता है ना वो जल्दी ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर।
तो लैंड जो है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी ठंडा या फिर जल्दी गर्म हो जाता है। द एयर ओवर द लैंड वुड ऑल्सो बी हीटेड फास्टर देन द एयर ओवर द वाटर बॉडीज़। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा लैंड है और यहाँ पर हमारी वाटर बॉडी है, ठीक है। तो हवा, सुबह का मौसम है, दोपहर का मौसम है, दोपहर के समय ना ज़मीन जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है जितनी जल्दी ज़मीन गर्म हो जाती है। तो हवा जो है गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद ये ऊपर उठेगी, तो ठंडी हवा जो कि वाटर बॉडी में है वो यहाँ पर आ जाएगी। रात के समय क्या होगा, लैंड एकदम से ठंडा हो जाएगा और वाटर बॉडी इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, क्योंकि लैंड बहुत जल्दी ठंडा और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और वाटर बहुत जल्दी ठंडे गर्म नहीं होते हैं, लैंड बहुत जल्दी हो जाता है। तो हवा उसी तरफ को बहने लगती है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है। So the air over the land would also be heated faster than the air over the water bodies. So if we look at the situation in coastal region during the day, coastal region समुद्री इलाकों में अगर हम लोग देखें, the air above the land, लैंड के ऊपर जो एयर होती है ना वो हीट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। मैंने अभी बताया था ना आपको, हवा जब गर्म हो जाती है तो ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। एज हवा ऊपर राइज करती है, अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड एंड एयर ओवर द सी मूव्स इनटू द एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो जहाँ पर क्या होता है, हवा ऊपर उठ गई तो प्रेशर तो रहा ही नहीं ना यहाँ पर, तो लो प्रेशर रीजन बन जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर इक्वल्स टू लो प्रेशर, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से हवा ऊपर की तरफ उठने लगेगी, ये जगह खाली हो जाएगी तो लो प्रेशर ही तो बनेगा और फिर ठंडी जगह से हवा यहाँ पर आकर के बैठ जाती है। तो एज दिस एयर राइज, a region of low pressure is created and air over the sea moves into this area of low pressure। तो लो प्रेशर वाले एरिया में आ जाएगी। कौन सा लो प्रेशर वाला एरिया, लैंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्मी हो गई थी, उसकी वजह से हवा ऊपर उठ गई थी तो लो प्रेशर का एरिया बन गया था और जो वाटर था वहाँ से हवा इस तरफ को आने लगेगी। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि विंड कैसे क्रिएट होती है। द मूवमेंट ऑफ एयर, तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट विंड। तो एयर की जो मूवमेंट होती है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो उसी चीज़ को हम लोग विंड कहते हैं। ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम सी टू द लैंड। दिन में सी से, क्योंकि सी में पानी जल्दी गर्म ठंडा नहीं होता, लैंड में जल्दी हो जाता है तो ऊपर उठ जाएगी हवा गर्म होके। तो सी, अगर हम डे की बात करें तो हवा कैसे चलती है, सी से लैंड की तरफ चलती है। और रात में कैसी होगी, रात में ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये नहीं होगा। तो रात के टाइम, नाइट में लैंड टू सी जाएगी। कब, रात में। तो रात में क्या जाएगी, एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, द एयर अबव वाटर वुड बी वार्मर देन एयर अबव लैंड। तो पानी वाली जो हवा होगी वो गर्म रहेगी एज कम्पेयर टू लैंड रात के टाइम। तो रात के समय लैंड से हमारे पानी की तरफ हवा बहती है। तो इस डिस्कशन के बेसिस पे हम लोगों ने देखा द अपीयरेंस ऑफ एरियाज ऑफ लो एंड हाई प्रेशर इन कोस्टल एरिया एट नाइट। तो लो एंड हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया कब होगा, लैंड पे होगा। किस टाइम पर, दिन में। और हाई प्रेशर कब होगा, लैंड पे। हाई प्रेशर लैंड पे होता है नाइट में। तो नाइट के टाइम हाई प्रेशर होगा लैंड पे और डे के टाइम क्या होगा, लो प्रेशर होगा लैंड पे। और एग्जैक्टली समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, होपफुली आ ही रहा होगा क्योंकि मैंने कई बार समझा दिया है। यहाँ पर लैंड है और यहाँ पर आपका समुद्र का क्या है, किनारा, यहाँ पर ओशन है या फिर आप वाटर कह सकते हैं। तो दिन के समय लैंड पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि गर्मी है, हवा ऊपर उठ रही है। और रात के समय क्या होगा, नाइट के समय लैंड पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। आप इतना ही याद रख लीजिए, इतना ही काफ़ी है। और ओशन में उल्टा होगा, दिन में हाई प्रेशर होगा और रात में लो प्रेशर होगा। तो उल्टा चलता है। क्यों, क्योंकि लैंड जो है ना वो जल्दी ठंडा गर्म हो जाता है और ओशन इतना जल्दी ठंडा गर्म नहीं होता। तो डायरेक्शन ऑफ विंड कैसी होगी, दिन के समय ओशन से लैंड की तरफ हवा चल के आती है। सिमिलरली all the movements of air resulting in diverse atmospheric phenomena are caused by the uneven heating of atmosphere in different region of the earth. This is important. क्यों, क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर में फिनोमिना होते हैं ना, हवा जो बहती है वो अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, क्योंकि हीट
एक जैसी हीट तो नहीं होती है, कहीं पर दिन होता है, कहीं पर रात होती है, कहीं पर सर्दी होती है, तो कहीं पर गर्मी होती है। अलग अलग मौसम चलता है ना हमारी अर्थ पर, अलग अलग जगह, इसकी वजह से ही तो हवा बहती है। बट वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द विंड्स, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो विंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज इन द पाथ्स ऑफ विंड आर अ कपल ऑफ दीज फैक्टर। तो अर्थ कैसे घूमती है, जैसे हवा ऐसे बह रही है, अब अर्थ घूम गई तो हवा भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसको हम लोग ना कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, आपके सिलेबस के बाहर है, बट मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से जो हवा का डिफ्लेक्शन होता है ना, उसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। 11वीं क्लास की ज्योग्राफी में बताया गया है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज, जैसे माउंटेन रेंज आ गई तो भी हवा इसे टकरा करके नीचे की तरफ मूव कर जाएगी या फिर ऊपर की तरफ मूव करके चलेगी। तो माउंटेन रेंजेस के प्रेजेंस की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से हवा के मूवमेंट में थोड़ी उथल पुथल आती है। वी विल नॉट गो इनटू दीज फैक्टर्स इन डिटेल, क्योंकि ये आगे की बातें हैं। हाउ डू द प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज चेंज द फ्लो ऑफ अ विंड ब्लोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टुवर्ड द नॉर्थ। तो इलाहाबाद से नॉर्थ की तरफ जाते टकरा करके नीचे बैठ जाती है हवा, इस तरीके से होता है। तो फिर रेन के बारे में बताया गया है। लेटस तो कुछ एक्टिविटी एक काम करते हैं, अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ से। फिर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ा चैप्टर है, कुछ सेवरल वीडियोस में कंप्लीट होगा, बट इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी कुछ जानने को आपको इसमें मिलेगा। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर्स भी जल्दी बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने कल पार्ट 1 बना लिया था, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया था कि जो हमारी अर्थ है वो किस तरीके की है। हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें देख ली थी। अब हम देखेंगे द मूवमेंट ऑफ एयर की हवा जो होती है वो क्या होती है। जब कोई ठंडी जगह से, जब कोई एक जगह बहुत ठंडी है और एक जगह बहुत गर्म है, तो हवा ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ बहती है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने रेन के बारे में देखा था, नहीं रेन के बारे में नहीं देखा था। अब हम रेन के बारे में देखते हैं कि रेन क्या होती है, बारिश क्या होती है। तो देखिए, लेट अस गो बैक नाउ टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रिंग अस रेन। अब हम इस क्वेश्चन पे अगर जाएं कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये जो बादल हैं ये कैसे बनते हैं और ये हम तक बारिश कैसे लेकर के आते हैं, तो हम लोग ये एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। देखिए सिंपल सा होता है, क्या होता है ना, इसमें देखिए ये बताया गया है, लेक है, आपके घर के आसपास कोई लेक हो, कोई रिवर हो, या कहीं पर भी जहाँ पर पानी जमा हुआ होता है, वहाँ से हमेशा क्या हो रहा होता है, पानी हमेशा ही भाप बन के उड़ रहा होता है। चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे चल रहा होता है, पानी हमेशा ही भाप बन के उड़ रहा होता है। तो पानी भाप बन के ऊपर की तरफ उठता है आसमान में, ऊंचाई पर जब वो जाता है तो नीचे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, नीचे होती है गर्मी, इसकी वजह से वो भाप बन के उड़ रहा होता है। ऊपर जब वो पहुंचता जाता है तो ये भाप ठंडी होने लगती है, ये भाप ठंडी होने लगती है तो ये बर्फ़ बन जाती है, ये जमने लगती है, हल्की हल्की सी, बहुत ही बारीक बारीक तरीके से जमने लगती है। फिर बहुत सारी बूंदे बूंदे होती हैं, वो सारी क्या करती हैं, आपस में मिलके बादल बनाती हैं। और फिर जब ये भारी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो ये ज़मीन पर दोबारा से आकर के गिर जाती हैं। यही हमारी वाटर साइकिल होती है। ये हमने बचपन से पढ़ा है कि पानी भाप बन के उड़ता है, ऊपर जाकर के कंडेंसेशन होता है, उसका भाप ठंडी होती है, फिर वो फिर से बूंदें बनती हैं, बहुत सारी बूंदें मिल करके क्या होता है, बादल बनते हैं। और फिर जब वो दोबारा से भारी हो जाता है, दोबारा अर्थ पर आ जाता है बारिश के फॉर्म में। एक्टिविटी में ना हमें यही बताया गया है। देखिए इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। तो आपको एक खाली बॉटल लेनी है और उसमें क्या करना है, 10 से मतलब खाली बॉटल लीजिए, आप उसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिए, उसको अच्छे से हिला करके आप बंद कर दीजिए। फिर आप थोड़ी देर के उसको, पानी को, जो बॉटल में आपने पानी भरा है उसको अगर आप लोग सूरज की रोशनी में रख देंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे करके वाटर वेपर जमने लगती है ना, बॉटल के ऊपर ऐसी भाप जैसी बनने लगती है। अब आप क्या करिए, एक धूप बत्ती लीजिए और बॉटल की कैप को क्या कर दीजिए, खोल दीजिए और उसको धूप बत्ती उसके अंदर डाल दीजिए। फिर आपको भाप जैसी बन के दिखेगी, स्मोक जैसा कुछ बनने को दिखेगा। वही जो होता है ना, इस तरीके का आप थोड़ा सा एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे हमारे बादल फॉर्म होते हैं। तो बस इसमें हमें यही बताया गया है।
फॉगी फॉगी जैसा बादल होते हैं, व्हेन डज फॉग डिसअपियर, जब आपकी सारी की सारी जो भाप है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से देख सकते हैं। देखिए अबव एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट करता है ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल व्हाट हैपन्स व्हेन एयर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर और वाइस वर्सा। क्या मतलब है इसका? जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया इसमें हमें बहुत ही छोटे स्केल में ये समझ में आया कि जब जो हवा होती है ना, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, क्योंकि जो हवा होती है ना, एक तो सूखी हवा होती है, बहुत कम होती है जो कि, और ज़्यादातर जो हवा चलती है उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर का कंटेंट ज़रूर होता है, उसमें पानी होता है। तो वाटर वेपर जो है जब वो आसमान में ऊपर की तरफ जाती है, उससे पहले क्या होता है, वाटर वेपर हाई कंटेंट ऑफ गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। तो ऐसी हवा है जिसमें पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, वो हाई प्रेशर के रीजन से किस तरफ को जाती है, जहाँ पर लो प्रेशर होता है। हवा कैसे बहती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑफ रीजन में ही तो बहती है। तो जब क्या होता है, व्हेन वाटर बॉडीज़ आर हीटेड ड्यूरिंग द डे, वाटर बॉडीज़ जो हैं दिन के समय गर्म होती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स एंड गोज इनटू द एयर, तो काफ़ी सारा पानी भाप बन के उड़ता है, हवा में पहुंचता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में भी पहुंच जाता है ऊपर, हमने बताया ना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की वजह से। दिस एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड, अब हवा जो है वो भी गर्म होती है। द हॉट एयर राइजेज अप कैरिंग द वाटर वेपर विद इट, अब हवा गर्म होती है तो भाप जो है वो और भी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। दिस कूलिंग कॉजेज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट, अब हवा में पानी होता है, ऊपर जाती है, ऊपर जाते जाते फिर हवा में जब मौसम ठंडा होता है तो वो बूंदों की फॉर्म में बन जाती है। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको समझाया था वाटर वेपर, वही। द कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल्स could act as the nucleus for these drops to form around। तो जो ड्रॉप्स है ना, पानी की जो भाप है, अगर आसपास उससे छोटे छोटे जैसे कि कुछ मिट्टी के कण मिल जाएं या फिर कुछ पॉलन ग्रेन्स वगैरह कुछ ना कुछ कण जैसे मिल जाए ना, तो उसका जो कंडेंसेशन है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कंडेंसेशन और आसान हो जाता है इफ़ सम पार्टिकल्स कुड एक्ट एज अ न्यूक्लियस फॉर दीज ड्रॉप्स टू फॉर्म अराउंड। तो कुछ मतलब ड्रॉप्स वगैरह के आसपास अगर कुछ मिट्टी या ऐसा कुछ मिल जाए तो उसके अराउंड आराम से जो है बूंदें इजीली बन जाती हैं। नॉर्मली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर परफॉर्म दिस फंक्शन, तो मिट्टी वगैरह की हेल्प से बूंदें आराम से बन जाती हैं भाप से। वंस वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, अब वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो फॉर्म हो गई, बन गई। दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन ऑफ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स, अब छोटी सी बूंद बन गई। अब और भी ज़्यादा कंडेंसेशन का मतलब होता है भाप का ठंडा हो जाना, तो ठंडा हो रहा है वो और ज़्यादा ठंडा होते जाते हैं तो वो उसका जो साइज़ है ना वो बढ़ता चला जाता है। व्हेन द ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग एंड हैवी, और जो और ज़्यादा बिग एंड हैवी हो जाती है ना, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, अब वो अपना भार संभाल नहीं पाती हैं, धरती पर फिर से नीचे गिर जाती हैं। किसके फॉर्म में? बारिश की फॉर्म में। समटाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ लो इनफ, कई बार क्या होता है जब टेम्परेचर जो होता है हवा का वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा मौसम होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश में अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो स्लीट और हेल, तो स्नो स्लीट और हेल शेप जो होती है ना बर्फ़ की, उसके हिसाब से हम नाम दे देते हैं। तो बर्फ़बारी जो होती है, स्नोफॉल होती है, ठंडे इलाकों में होती है, क्योंकि जब बादल से पानी की बूंदें आ रही होती हैं, जो एटमॉस्फेयर में अगर गर्मी है तो नीचे भी पानी बन के गिर जाएगा, बट एटमॉस्फेयर अगर कोल्ड है, ठंडा है, तो जो पानी आ रहा होता है वो बर्फ़ की फॉर्म में तैयार हो जाता है, बन जाता है। रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स, तो जो रेनफॉल पैटर्न्स होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं? वो प्रिवेलिंग विंड पैटर्न से मतलब किस तरीके के एटमॉस्फेयर में हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, उसी के ऊपर से जो बारिश आ रही है वो हवा के साथ ही तो उड़ करके जाती है, तो जिस तरफ को हवा चल रही होगी उसी तरफ को क्या पड़ने लगती है? बारिश। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली बॉट बाय द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो क्या होता है साउथ वेस्ट, इधर से जो बारिश आती है ना, ये हमारा नीचे की तरफ क्या है? इंडियन ओशन है। तो इस तरफ से जो बारिश आ रही है वो साउथ है, नीचे की तरफ से आ रही है, बट वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है। तो ये जो है इधर का, जिसकी वजह से हमें गर्मियों के जो मौसम चल रहा है, जून जुलाई अगस्त मेनली जो हमें बारिश मिलती है वो हमें मिलती है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड की वजह से, और ये होती है नॉर्थ, इधर से आने वाली विंड्स होती हैं। तो जो हमारे मानसून आता है, एक तो आता है वो साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर ऐसे करके आने वाली जो हवाएं होती हैं, इसकी वजह से हमारे देश में मानसून आता है, या फिर आप कह सकते हैं बारिश पड़ती है।
तो इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली बॉट बाय साउथ इनके से आती हैं. वी हैव ऑल्सो हर्ड वेदर रिपोर्ट्स दैट से डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल हैव कॉज्ड रेन इन सम एरियाज. तो डिप्रेशंस क्या होता है भाई? ये गड्ढे होता है वैसे इसका मतलब. एक्चुअली क्या है ना कि जहाँ पर यहाँ पर डिप्रेशंस बनने लगते हैं, मतलब आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में विंड ब्लो करती है. तो ओशन में उस टाइम हाई प्रेशर एरिया होता है और यहाँ पर इंडिया में लो प्रेशर एरिया होता है, इसलिए जो मानसून की हवाएं होती हैं वो इस तरफ को आकर के आ जाती हैं, दौड़ करके आ जाती हैं, भाग के एकदम. अब सैटेलाइट पिक्चर है क्लाउड्स किस तरीके से बन रहे हैं. एक्टिविटी है कि आप लोग कलेक्ट करिए न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन, वेदर रिपोर्ट टेलीविज़न में दिखाई जाती है, रेन का पैटर्न आप लोग को देखना है और फिर उसके बाद देखना है कि कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, रेन कैसे होती है. और रेन को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गॉज, RAINGAUGE. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे नापा जाता है कि कितनी बारिश पड़ रही है, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल किस जगह पर पड़ रही है. ये नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो रेन गॉज होता है. एक्टिविटी तो ये वाली तो ऐसे ही थी कि आप लोगों को देखना है न्यूज़पेपर की हेल्प से. अब ये है कि फाइंड आउट मोर अबाउट मानसून्स एंड साइक्लोन्स फ्रॉम द लाइब्रेरी से आप लोग मानसून और साइक्लोन के बारे में आप लोग को पता करना है. वैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है ना उसमें भी आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया जाएगा मानसून विंड्स के बारे में. इनफैक्ट वहीं से ही आपको पूरा समझ में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट विंड्स क्या होती हैं और ये साउथ वेस्ट विंड क्या होती हैं. हमने लर्नर बी, हमारा जो चैनल है लर्नर बी, ये क्या है, ये लर्नर बी एक्स्ट्रा है. लर्नर बी पर आप लोगों की इंग्लिश कंप्लीट है और आप लोगों की SST काफ़ी हद तक वहाँ पर कंप्लीट है. हिंदी जो है वो हमारा चैनल है ओनली सक्सेस, वहाँ पर हम लोग हिंदी कंप्लीट कर रहे हैं आपकी. तो डिफरेंट चैनल्स इसलिए बना रखे हैं ताकि आप लोगों को ईजिली चीज़ें मिल जाए, नहीं तो फिर आप लोग को मिलती नहीं ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है. अब आता है एयर पोल्यूशन. वी कीप हियरिंग ऑफ द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द न्यूज़. हम लोग सुनते रहते हैं न्यूज़ में कि हवा में क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है. एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? एयर पोल्यूशन होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर की वजह से. अब ये क्या होते हैं? देखिए, नाइट्रोजन सल्फर ये सब तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होती ही है, बट जब हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं एटमॉस्फेयर में व्हीकल्स की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, तो उसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं. जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या फिर सल्फर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती हैं तो उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं. पीपल अफन बीमोन द फैक्ट दैट द क्वालिटी ऑफ एयर हैड गॉन डाउन सिंस देयर चाइल्डहुड. लोग, आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा अपने पेरेंट्स को, पहले हमारे ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तब तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ करती थी, तब तो हवा बड़ी शुद्ध हुआ करती थी, अब तो बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है. अब ये हवा ख़राब हो जाती है या ये सब, तो इसका हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है भाई? सांस ले रहे हैं तो ज़िंदगी चल रही है, हवा ही ख़राब होगी तो क्या ही ज़िंदगी है ना. हवा का तो फ़र्क पड़ता ही है जीवन पर. अब हम लोग फोसिल फ्यूल जलाते हैं जैसे कि कोयला, कोल, पेट्रोलियम बनाने के लिए. इसमें क्या होता है, काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है. फोसिल फ्यूल का क्या मतलब होता है? पहले तो देखिए फोसिल का क्या मतलब होता है. फोसिल का मतलब होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आज से लाखों हज़ारों साल पहले जो जानवर और पेड़ थे वो हमारे मतलब मर गए और ज़मीन में दब गए. तो जो पेड़ों के दबने की वजह से ज़मीन में कोयला बनता है और जो मरीन एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेस और समुद्र में रहने वाले जानवर वगैरह या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वजह से पेट्रोलियम बनता है. अब उनमें क्या होता है, उनमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है और सल्फर भी होता है. तो फोसिल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सदियों पहले मर गए हैं और उनसे बना हुआ फ्यूल. उनसे जब वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर ज़मीन में लगता जाता है तो कोल और पेट्रोलियम बन जाता है उन ऑर्गेनिज्म से. अब उसमें क्या है, जो कोयला और पेट्रोलियम है ना, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर बड़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं. जब इन फ्यूल्स को हम लोग जलाते हैं ना तो नाइट्रोजन और सल्फर जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. अब ये नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स कैसे बना रहे हैं? क्योंकि जब भी नाइट्रोजन और सल्फर जलते हैं तो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं ना, इसलिए वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बना रहे होते हैं. नॉट ओनली इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब सांस लेना होता है. नॉट ओनली is the inhalation of these gas dangerous, they also dissolve in rain to give us acid rain. तो सिर्फ इनका सांस लेना, अच्छा ठीक है, आप लोगों ने 9th में आ गए हो, बाइक वगैरह चलाई होगी या फिर कभी बाइक में पीछे बैठे होंगे आप, स्कूटी वगैरह चलाई होगी, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके आगे अगर कोई
कार या किसी का धुआं निकल रहा होता है तो बड़ी अनईजीनेस होती है, आंखों में भी जलन हो जाती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बड़ी इरिटेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। और यही जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये पानी में जब मिल जाते हैं ना तो एसिड रेन बनती है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एसिड रेन में क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है एसिड रेन में। अब जो कंबशन होता है ना फोसिल फ्यूल का, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। कंबशन का मतलब होता है जलाना। जो फोसिल फ्यूल यानी कि जो ये कोयला और पेट्रोल जलते हैं तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब जो हवा में आप लोगों को दिख भी सकते हैं और हो सकता है ना भी दिखे, या फिर जो धुंध सी क्रिएट कर देते हैं वो पार्टिकल्स। हम अगर सांस लेते हुए हमारे अगर लंग्स में चले जाएं तो लंग्स को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा देते हैं। दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुड बी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और सस्पेंडेड सब्सटेंस कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए होते हैं और ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कंबशन के टाइम में पूरी तरीके से जले नहीं होते हैं और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ऑल दीज पोल्यूटेंट्स कॉल्ड cause visibility to be lowered especially in cold weather when water also condenses out of air। तो क्या होता है ना, सर्दियों के टाइम में जब ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो एक तो सर्दियों में वैसे ही धुंध हो जाती है, नहीं दिखता है, तो विजिबिलिटी और भी ज़्यादा हमें दिखना कम हो जाता है इनकी वजह से। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉग। दिस इज़ नोन एज स्मॉग एंड इज़ अ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। तो मतलब जो आप कोहरा बोलते हैं जिसको हिंदी में, कोहरा पहले इतना थोड़ी ना होता था कि आप लोग वीडियोस देखते होंगे विंटर्स में कि भाई कार एक दूसरे से टकराए जा रही हैं, किसकी वजह से? इस कोहरे की, इस धुंध की वजह से। दिस इज़ नोन एज स्मॉग एंड इज़ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। तो जो कोहरा और बहुत ज़्यादा स्मोक प्लस फॉग से क्या बनता है? स्मॉग बनता है। तो स्मोक जो ये सब, फॉग तो भाई धुआं है, वो तो सॉरी कोहरा है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जब फॉग में मिल जाते हैं तो स्मोक बनता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। स्टडीज़ हमें बताती हैं कि अगर हम लोग रेगुलरली इन सब्सटेंस को ब्रीथ करते रहें ना तो हमारी बॉडी में एलर्जीज़ बढ़ सकती हैं, कैंसर हो सकता है, हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हो सकती हैं। इसलिए जो ये इंक्रीज कंटेंट होता है ना, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर का, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही हार्मफुल होता है ये हमारे लिए। फिर आगे बताते हैं, हमें यहाँ पर देखिए एक्टिविटी है कि ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लेवल्स ऑफ कंटामिनेंट। अगर सल्फ़र है ना, सल्फ़र डाइऑक्साइड है एयर में, तो लाइकन्स जो हैं वो हम लोग देखिए लाइकन्स जो है हम लोग को कॉमनली मिल जाते हैं ट्रीज़ के बार्क पर। जो ट्रीज़ का तना होता है उसमें हम लोग को लाइकन्स मिल जाते हैं एज अ थिन ग्रीनिश वाइट क्रस्ट। तो ग्रीन सा आप लोगों को कई बार पेड़ों पे देखने को मिलता है ना, तो वो लाइकन्स होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, सल्फ़र वगैरह होता है, तो इनको भी दिक्कत होने लगती है। व्हाट कैन यू से अबाउट द लेवल ऑफ पॉल्यूटिंग सब्सटेंस नियर रोड्स एंड अवे फ्रॉम द रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग। तो पॉल्यूटिंग जो रोड के पास होता है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, रोड से दूर थोड़ा पोल्यूशन कम होता है, तो वहाँ पे सांस लेने में भी हम लोग को ईजी होता है। और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग कंटेंट के पास रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं, तो हमारे लंग्स बहुत ज़्यादा वीक होने लगते हैं, लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और लाइकन्स भी जो हैं ये हम लोगों को लाइकन्स भी एक इंडिकेशन होता है कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। अगर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लाइकन्स अच्छे खासे अमाउंट में हैं तो आपको लगता है कि पोल्यूशन कम है, बट वही है ना, जैसे कि पोल्यूशन क्रिएटिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी हेल्थ को और इनफैक्ट एनिमल्स की हेल्थ को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा सल्फ़र कंटेंट होगा ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सल्फ़र होगा वहाँ पर लाइकन्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें बताया गया है कि बस स्टॉप के पास आप लोगों को लाइकन्स कम मिलेंगे और आपके घर के पास आप लोगों को लाइकन्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक बायो इंडिकेटर है, ये दिखाता है कि पोल्यूशन कितना है। अगर बहुत मतलब लाइकन्स अच्छे खासे मात्रा में आपको पेड़ों पे दिख रहे हैं तो पोल्यूशन नहीं है, और अगर बहुत कम लाइकन्स आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो आसपास का इलाका है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है, वहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब देखते हैं वाटर अ वंडर लिक्विड। वंडर लिक्विड तो है यार, बिना पानी के तो प्यास नहीं बुझती। आप कितनी कोल्ड ड्रिंक पी लो, वैसे भी कोल्ड ड्रिंक भी एक तरीके की जहर ही आप लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो वाटर तो वंडर लिक्विड ही है। वाटर ऑक्यूपाई करता है काफ़ी सारा एरिया अर्थ का, काफ़ी सारा सरफेस जो है वो पानी से ही तो घिरा हुआ है, लैंड सरफेस तो बहुत कम है। तो
और पानी हम लोगों को ज़मीन के अंदर भी मिलता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में भी हम लोगों को पानी भाप के रूप में, वाटर वेपर के रूप में भी मिलता है। मोस्ट ऑफ द वाटर जो कि अर्थ के सरफेस पर है, या तो वो सीज़ में है, समुद्रों में है ना सबसे ज़्यादा पानी, और ज़्यादातर पानी क्या है, नमकीन है। और इसलिए जो फ्रेश वाटर, जो पानी हम लोगों को पी सकते हैं ना, वो बहुत ही कम है। वो कहाँ पर है, आइस कैप्स में, एंटार्कटिक, आर्कटिक ग्लेशियर्स की फॉर्म में, जमे हुए फॉर्म में है, टू पोल्स में, आर्कटिक में, एंटार्कटिक में। स्नो कवर्ड माउंटेन, और जो माउंटेन है जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारा पानी देखने को मिलता है हमें। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो होता है हमारे पास, और वाटर जो रिवर में, लेक में, पॉन्ड्स में, वो भी फ्रेश होता है। फ्रेश वाटर का यहाँ पर ये मतलब है कि वो हमारे पीने योग्य है, हम उसे पी सकते हैं। हम समुद्र के पानी को पी नहीं सकते हैं, उसमें इतना ज़्यादा नमक होता है कि इंसान पागल हो जाएगा अगर उसे पी लेगा तो हाउएवर अवेलेबिलिटी जो होती है ना फ्रेश वाटर की, वो जगह जगह पर वेरी करती है। कहीं पर पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा कम होता है। प्रैक्टिकली समर में हर जगह पर ही आप लोग पानी की कमी को देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग गाँव की बात करें तो वाटर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और नलों से ही लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर हमें बताते हैं कि लोगों को कई बार देखा होगा आप लोगों ने मूवीज़ में भी, कि बहुत कई कई किलोमीटर औरतों को चल के जाना पड़ता है, और वो अपने मटकों में, अपने बर्तनों में पानी भर करके ला रही होती हैं। काफ़ी सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्राई करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक लगाने के लिए। फाइंड आउट टेक्निक दैट आर यूजफुल की, एक तो होता है वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम जो है अपने घर पे लगवा सकते हैं हम। उससे क्या होता है, बारिश का पानी स्टोर करके रख सकते हैं, और वो जब ज़रूरत पड़े पानी की तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और टंका, कुल, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बट पानी इतना ज़रूरी क्यों है, और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को पानी की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो देखिए, हर ऑर्गेनिज्म को पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, आप अपने दिन का एक भी काम नहीं कर सकते बिना पानी के। आप सोच के देखिएगा। सारे के सारे सेलुलर प्रोसेसेस जो हैं, हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा होता है ना, वो वाटर के मीडियम में ही हो रहा होता है, और इसलिए पानी नहीं पीते हैं तो बीमार भी पड़ जाते हैं। ऑल द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस विद इन आवर बॉडी एंड विद इन द सेल्स अकर बिटवीन सब्सटेंसेज दैट आर डिजॉल्व इन वाटर। हमारी बॉडी में जो भी कुछ हो रहा होता है वो उन्हीं के बीच, उन्हीं सब्सटेंस के बीच में हो रहा होता है जो कि पानी में डिजॉल्व होते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विड अमाउंट होता है जो कि पानी की वजह से आता है। सब्सटेंसेज आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर इन अ डिजॉल्व फॉर्म। हमारी बॉडी में जो चीज़ें होती हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह डिजॉल्व फॉर्म में ही तो जाते हैं। हेंस सारे के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर विद इन देयर बॉडी इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। तो हमारी बॉडी में मेंटेन होना चाहिए पानी ढंग से, था अगर हमें ज़िंदा रहना है तो। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं। एक्वेटिक का मतलब समुंदर में, पानी में रहने वाले जानवर। टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन पर रहने वाली जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इसलिए वाटर के सोर्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए हमारे लिए, मतलब प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, लैंड पर सर्वाइव करने के लिए। अभी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। अब आगे का चैप्टर ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं काफ़ी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप लोग हिंदी के लिए बोल रहे थे ना, तो हिंदी जो है वो हमने प्रोवाइड कर दी है। हमारा चैनल है ओनली सक्सेस, और मैंने इस चैनल की कम्युनिटी टैब में भी ना वो प्रोवाइड कर दी है, और मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको चैप्टर का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग जा करके चैप्टर 2 और चैप्टर 1 वहाँ पे कवर है। चैप्टर 2 लियासा की ओर बना दिया गया है, बाकी सारे चैप्टर्स भी हिंदी के जल्दी वहाँ पे कवर हो जाएंगे, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब देखते हैं, और बाकी जो है जैसे कि एसएसटी इंग्लिश हो गया, वो हमारा चैनल लर्नर बी है ना, वहाँ पर कवर है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में अब हम ये पार्ट 3 देख रहे हैं, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, अब जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि काफ़ी सारे पार्ट्स मैं बना रही हूँ, तो मैं एक ना कंबाइंड वीडियो बना दूँगी सारे के सारे पार्ट्स को मर्ज करके। ये वीडियो भी आप लोगों को मर्ज हुए वाले पार्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, आगे हम लोग विंड्स वगैरह का देख चुके हैं, और एयर पोल्यूशन भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं वाटर, अ वंडर लिक्विड। हमारी जो धरती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बड़े एरिया में हमारे जो है पानी है, वो अंडरग्राउंड भी मिलता है पानी, और पानी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एटमॉस्फेयर में मिलता है, सी में, ओशन में, पर जो फ्रेश वाटर है ना वो काफ़ी कम मिलता है। ये वाला पार्ट भी हम लोग चैप्टर का देख चुके थे। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं
कि आफ्टर कंपाइलिंग द रिजल्ट, जो हमने एक्टिविटी भी देख ली थी, तो इसमें हमें पता लगता है कि इफ़ देयर इज़ एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर एंड द नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन गिवन एरिया। तो कितना पानी होगा और कितने एनिमल्स या प्लांट्स रह सकते हैं, क्या इसमें कोई रिलेशन है? तो हाँ, बिल्कुल रिलेशन है। जितना ज़्यादा पानी जिस इलाके में अवेलेबल होगा ना, उतने ही ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स उस एरिया में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पर साल में रोज़ बारिश पड़ती है, ऑलमोस्ट लगभग 365 डेज में से 320 दिन 300 दिन वहाँ पे आपको बारिश देखने के लिए मिलेगी। ऐसे इलाके जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट, हमारे देश का अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जहाँ पे खूब बारिश पड़ती है, वहाँ पे खूब सारे पेड़ और जानवर हमें मिलते हैं। हिमालयन रीजन बारिश भले ही पूरे साल ना पड़ती हो, बट काफ़ी पड़ती है। तो इफ़ देयर इज़ अ रिलेशनशिप, वेयर डू यू थिंक वुड यू फाइंड अ ग्रीन वेराइटी एंड अबंडेंस ऑफ लाइफ इन अ रीजन दैट हैव 5 सेंटीमीटर रेनफॉल अ ईयर और दैट रिसीव 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर? तो ऑब्वियसली जहाँ पे 200 सेंटीमीटर, अब आप सोच रहे हो कि सेंटीमीटर में कैसे नापते हैं, तो देखिए ऐसा होता है कि बारिश पड़ी तो जितनी हाइट वो बारिश कवर कर लेगी उतने सेंटीमीटर बारिश पड़ी है, तो ये रिलेशन होता है। तो मैप में हमारे देश में मैंने आपको बता दिया है कि किस किस रीजन में होती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, अंडमान निकोबार में, वेस्टर्न घाट्स जो कि सदर्न इंडिया में केरला और कर्नाटक, काफ़ी सारे स्टेट्स में पड़ते हैं। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमें उन इलाकों में मिलती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ती है। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब जान होता है ना, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कितनी भिन्नता है, कितनी डिफरेंस है। तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स आप लोगों को ऐसे इलाके में मिलेंगे जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। पानी जिस जगह पर ज़्यादा होता है वहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे आर एबल टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर एरिया बट ऑल्सो डिसाइड्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ देयर। तो यही नहीं कि कितने लोग रह सकते हैं, कितने प्लांट जानवर रह सकते हैं, बल्कि कितने ज़्यादा टाइप के रह सकते हैं। अलग अलग टाइप के जानवर, अलग अलग टाइप के प्लांट्स ऐसे इलाकों में हमें मिलते हैं जहाँ खूब बारिश होती है। ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ इन अ रीजन। सिर्फ पानी होने से तो ऐसा थोड़ी ना है कि खूब पानी है तो मतलब खूब ज़्यादा लाइफ होगी। और भी चीज़ें होती हैं, अदर फैक्टर, जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं अगर कोई स्पेशली बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर होनी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको होपफुली समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स ज़्यादा होते हैं ना, तो वो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है, काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। पानी के अलावा टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, इन पर भी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। अब आता है पानी हम गंदा कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन। तो पानी हम लोग गंदा कैसे कर रहे हैं? वाटर डिजॉल्व्स द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दैट वी यूज़ ऑन आवर फार्म्स। वाटर में डिजॉल्व होते हैं, मिले हुए होते हैं फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? हमारे खेतों में जो किसान होते हैं ना, वो फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि उसकी उर्वरकता, उसमें ज़्यादा फसल उग सके। बट क्या होता है ना, वो जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो सारे के सारे मिट्टी यूज़ नहीं कर पाती है, वो वाटर में बह जाते हैं पानी में, और वो पोल्यूटेंट की तरह, वो प्रदूषण की तरह काम करने लगते हैं। पेस्टिसाइड, पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए फसलों पर डाले जाते हैं हमारे फार्म्स में। सो सम परसेंटेज ऑफ दीज सब्सटेंस आर वॉश्ड अवे इनटू वाटर बॉडीज़। तो कुछ तो यूज़ कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा, बट कुछ पानी में बह जाता है। तो सीवेज जो होता है ना हमारे टाउन्स का, सिटीज़ का, उसमें फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं, है ना, जैसे कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वेस्ट निकलते हैं बहुत सारे, तो उसको भी नदियों में बहा दिए जाते हैं। हमारे जो घर का सीवर होता है, हमारी जो गंदगी, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वो नालियों के थ्रू कहाँ चला जाता है? नदियों में चला जाता है। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशन एंड लेटर रिटर्न दिस हॉट वाटर इनटू वाटर बॉडीज। और कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं जो मतलब क्या करती है, गर्म पानी को गर्म करती हैं और वाटर कूलिंग के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशन, काफ़ी सारे ऑपरेशंस के लिए जैसे फैक्ट्री में काम चल रहा है, तो पानी की हेल्प से चीज़ों को ठंडा भी किया जाता है और गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सारा का सारा पानी ऐसे ही नदियों में बहा दिया जाता है। तो जो गर्म पानी होता है ना, जो नदियों में बहा देते हैं, उसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं, उनको वो मर जाती हैं उस पानी के टेम्परेचर बदलने की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा जो है पानी इफ़ेक्ट करता है। कैन बी इफेक्टेड व्हेन वाटर इज़ रिलीज फ्रॉम डैम। और डैम में जब बारिश बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, तो जो डैम्स होते हैं उनसे पानी रिलीज़ कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा नदियों में पानी हो जाता है, तो भी दिक्कत हो जाती है। वाटर इनसाइड द डीप रिजर्वॉयर कुड बी कूलर देन द वाटर एट द सर्फेस विच
गेट्स हीटेड बाय द सन। तो रिजर्वायर के डीप में, मतलब रिजर्वायर का मतलब होता है जहाँ पर आपने पानी, बहुत सारा पानी रखा हुआ है, उसकी जो नीचे वाली लेयर्स होंगी जहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ेंगी, है ना, तो वो वाला इलाका क्या होगा, वो वाला इलाका तो कोल्ड होगा, और उसके जो टॉप वाला इलाका है वो क्या होगा, वो गर्म होगा, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। ऑल दिस कैन अफेक्ट द लाइफ फॉर्म्स दैट आर फाउंड इन वाटर बॉडीज इन वेरियस वेज। तो जो वाटर बॉडीज़ में लाइफ फॉर्म्स होती है, मतलब जानवर, पेड़ पौधे जो पानी में के अंदर भी होते हैं ना, बहुत सारे जानवर होते हैं समुद्रों में, नदियों के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं। तो टेम्परेचर इस तरीके से ऐसे ही चेंज होता रहेगा, तो उससे क्या उन जानवरों को असर नहीं पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है उन पर। तो अफेक्ट करते हैं लाइफ फॉर्म्स को, वाटर बॉडी में रहने वाले कई तरीके से, और काफ़ी सारे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लगते हैं और जानवर मरने भी लगते हैं। और इसकी वजह से जो बैलेंस होता है ना काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स का और पूरे के पूरे सिस्टम का, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो सो वी यूज़ द टर्म वाटर पोल्यूशन टू कवर फॉलोइंग एक्सपेक्ट। तो हम लोग वाटर पोल्यूशन कब कहेंगे, जब द एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज़, जब ऐसे सब्सटेंस वाटर बॉडीज़ में आ जाएंगे भाई जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके के सब्सटेंस अगर पानी में आ जाते हैं, नदी, वाटर बॉडी क्या होती है, नदी, नदियाँ हो गई, लेक्स हो गए, ओशंस हो गए, इसमें जब ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं जिसमें नदियों को ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, नदियों को पोल्यूट करते हैं। दीज सब्सटेंस कुड बी द फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो कि फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं, या फिर पॉइजनस सब्सटेंसेस जो कि फैक्ट्री से छोड़े जाते हैं, जैसे कि मरकरी के सॉल्ट्स हो गए जो पेपर की इंडस्ट्री में बनते हैं। मरकरी बहुत हार्मफुल होता है, वो पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फिर नदियों में बहा देते हैं, तो बड़ा नुकसान होता है जानवरों को। वो जानवरों को डिसीज़ दे सकते हैं, कॉलरा जैसी बैक्टीरिया ऐसे हो सकते हैं जो जानवरों को मार दें, मछलियों को, बाकी दूसरे जानवरों को। अब सेकंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज़, मतलब आपने एक तो ऐसे सब्सटेंस डाल दिए वाटर बॉडी में जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और ऐसे इन सब्सटेंस के आने की वजह से जो ज़रूरत वाले सब्सटेंस होते हैं ना वो कम होने लगते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो पानी में ना ऑक्सीजन खुली हुई होती है, और वो ऑक्सीजन जो है पानी में रहने वाले एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चेंज जो होता है ना, जैसे कि अगर हॉट वाटर को नदियों में बहा दिया जाए, जब पानी गर्म होता है ना तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसकी जब पानी गर्म है ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मछलियाँ सांस नहीं ले पाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन वुड एडवर्सली अफेक्ट दीज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है पानी में रहने वाले जानवर। तो पानी का टेम्परेचर चेंज होता है, या फिर ये अजीब अलग अलग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारे के सारे चीज़ें जब पानी में जाती हैं तो ऑक्सीजन लेवल पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो बी डिप्लीटेड फ्रॉम द वाटर। न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ही तो होते हैं। ऐसे पानी में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जब अगर उसमें पानी में हम लोग पोल्यूशन डाल देते हैं ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो पानी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो पानी में रहने वाले जानवरों के लिए ज़रूरी हैं, वो कम हो जाती हैं। फिर वही है चेंज इन टेम्परेचर बदलता है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी, कुछ हम लोग हैं, अगर हम लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस में रख दिया जाए तो हम भी भाप बन के उड़ जाएंगे ना। इसी तरीके से एनिमल्स की भी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर में वो रह सकते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो उसकी वजह से उन लोगों की डेथ हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि उनके जो अंडे होते हैं और लार्वा वगैरह, लार्वा उनका जो बिल्कुल बच्चे होने की पहली स्टेज होती है, अंडे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वजह से आप उन एग्जिस्टिंग जानवरों को ही नहीं मार रहे हो, उनके आने वाले बच्चों को भी आप लोग मार रहे हो अगर आप वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये वाटर पोल्यूशन हम लोगों ने देखा किस वजह से हुआ, कि हम लोगों ने ऐसे सब्सटेंस डाल दिए कि वहाँ पर वाटर बॉडी में उनकी ज़रूरत नहीं थी, जिनकी ज़रूरत थी ऑक्सीजन कम कर दी, या फिर टेम्परेचर इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि अब ऑर्गेनिज्म ज़िंदा उसमें नहीं रह पा रहे हैं। अब आगे आता है मिनरल्स रिचेज इन सॉइल। अब हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है मिट्टी को। सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब भी देखिए सॉइल नहीं होगी तो फसल कहाँ से उगाओगे, किस पे उगाओगे फसल, मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी, तो घर कहाँ बनाओगे। मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि डिसाइड करती है कि इलाके में कैसी डाइवर्सिटी होगी, कितने जानवर, क्योंकि एक अब रेगिस्तान में तो पेड़ नहीं उगते हैं क्योंकि उस मिट्टी में पानी ठहर नहीं पाता है। जहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है वहाँ पर बहुत अच्छे सारे पेड़ उग जाते हैं, जंगल उग जाते हैं। तो डिपेंड करता है मिट्टी कैसी है किसी इलाके की। तो डाइवर्सिटी, जानवर हों, पेड़ पौधे हों, वो डिपेंड करता है कि उस एरिया की मिट्टी कैसी है। बट व्हाट इज़ द सॉइल एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। बट ये मिट्टी होती क्या है, सॉइल होती क्या है और ये बनती कैसे है।
आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ना अर्थ की, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। एंड द मिनरल्स फाउंड इन दिस लेयर सप्लाई अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द लाइफ फॉर्म्स। तो जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली लेयर होती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं इस लेयर में, क्रस्ट में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारे लाइफ फॉर्म्स मिट्टी पे रह पाते हैं। ये मिनरल्स जो हैं विल नॉट बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिजम्स इफ़ द मिनरल्स आर बाउंड अप इन द ह्यूज रॉक्स। ये मिनरल्स अगर बहुत बड़े बड़े चट्टानों की फॉर्म में होंगे ना, तो एनिमल्स उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। बट जब चट्टानें टूटती हैं, उनसे मिट्टी बनती है, तभी वो एनिमल्स उसका इस्तेमाल करते जाते हैं, कर पाते हैं। Over a long period of time, thousands and millions of years, the rocks at or near the surface of the earth are broken down by various physical, chemical and biological processes. तो मिट्टी जो होती है ना, वो कैसे बनती है? चट्टानें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, सदियों से, हज़ारों सालों से टेम्परेचर की वजह से, फिज़िकल चेंजेस, उस पर मान लीजिए हवा बह करके मिट्टी लेकर के आ रही है, पानी बह रहा है, ग्लेशियर्स बह रहे हैं, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, कीड़े मकोड़े उन पे रॉक्स पे अटैक कर रहे हैं, उसकी वजह से जो चट्टानें होती हैं ना, वो मिट्टी में बदल जाती हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन इज़ द फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल। जो चट्टानें टूटती हैं उसकी वजह से मिट्टी बनती है। बट व्हाट आर द फैक्टर्स और प्रोसेसेस दैट मेक द सॉइल? बट कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है जिससे मिट्टी बनती है? तो पहला, सबसे पहले आता है हमारा सन। द सन क्या करता है? दिन के समय चट्टान को गर्म कर देता है। तो जब भी कोई चीज़, हमने पढ़ा है, जब भी कोई चीज़ गर्म होती है ना, तो वो फैल जाती है, वो एक्सपैंड करने लगती है। बर्फ़ छोटी सी जगह में आ जाती है, बट पानी क्या होता है, कितनी सारी जगह फैल जाता है। तो जब कोई भी चीज़ गर्म होती है, वो एक्सपैंड करती है, वो फैलती है। तो जो दिन के समय चट्टानें सूरज की रोशनी की वजह से फैल गई, बट रात के समय चट्टानें ठंडी हो गई। और जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। ठंड में आप सिकुड़ जाते हो ना, आप होती है तो सिकुड़ते हो, ऐसे याद रख लीजिए। जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है, वो फैलती है। और जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। तो दिन में ठंडी होके फैल रही है, सॉरी, दिन में गर्म होके फैल रही है और रात में ठंडी होके सिकुड़ रही है। इसकी वजह से क्या होता है, रॉक, सिंस ऑल पार्ट्स ऑफ रॉक, एक सारे के सारे पार्ट एक्सपैंड नहीं करते रॉक के, और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते सेम रेट से। कुछ पार्ट रॉक का ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, कुछ पार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इसकी वजह से ना, जो रॉक होती है, जो चट्टान होती है, उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे करके वो क्रैक और बड़े होते जाते हैं, और वो रॉक टूट जाती है और धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होने लगती है। तो पहला फैक्टर अपना क्या बना? सन। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर। तो नेक्स्ट आता है हमारा वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन 2 वेज। वाटर 2 तरीके से हेल्प करता है रॉक से मिट्टी बनने में। एक तो वाटर जो है, वो जो सन ने क्रैक्स बना दिए थे ना, उन क्रैक्स में घुस जाता है, और जब क्रैक में अगर पानी घुस गया तो चट्टानें नम हो जाती हैं, मतलब वीक पड़ जाती हैं। और फिर क्या होता है, जब बारिश का मौसम आया, खूब सारा पानी भर गया, ठंडा मौसम आया, तो वो पानी जम गया। इसकी वजह से वो क्रैक्स जो है ना, वो चौड़े होने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, वो टूटने लगते हैं। और दूसरा क्या है, जो बहता हुआ पानी होता है ना, वो बहुत समय तक, एक चट्टान से पानी बहे जा रहा है, तो वो अपने साथ क्या करता है, छोटे बड़े पार्टिकल्स रॉक के लेकर के जाता है। ये जो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, ये एक दूसरे से टकराते हैं, और क्या होता है, धीरे धीरे और छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, और ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर इस तरीके से पार्टिकल्स को तोड़ देता है, और हम लोगों को सॉइल मिलती है। एक तो वो क्रैक्स में घुस जाता है और तोड़ देता है, और एक अपने साथ बहता हुआ पानी मिट्टी को लेकर के चला आता है। तो हमने सन देख लिया, सन ने भी करा, मिट्टी को बनाया। फिर हम वाटर देख लिया हमने, है ना, वाटर ने भी मिट्टी बनाई। अब हम देख लेते हैं हवा किस तरीके से मिट्टी बनाती है, विंड। इन अ प्रोसेस सिमिलर टू द वे इन विच वाटर रब्स अगेंस्ट रॉक एंड वियर देम डाउन, स्ट्रॉन्ग विंड ऑल्सो इरोड। तो विंड जो होती है ना, वो बहती हुई जब जाती है, तो ऊपर की जो लेयर होती है ना चट्टानों की, उसको वो अपने थोड़ी थोड़ी मिट्टी हवा के साथ भी बहने लगती है, जैसे पानी के साथ बहती है। विंड ऑल्सो कैरीज सेंट। वो थोड़ा अपने हवा के साथ पार्टिकल्स को लेकर के चली जाती है। तो आप लोगों ने देखा कैसे मिट्टी भी पानी की तरह, जो जैसे पानी के साथ भी बह जाती है मिट्टी चट्टानों से, और ऐसे ही हवा के साथ ही बह जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि एक कीड़ा होता है लाइकन। वो क्या करता है, वो सरफेस रॉक के ऊपर वो ग्रो होने लगता है, और धीरे धीरे रॉक को क्या करता है, वो पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो मिट्टी बनने लगती है। अदर स्मॉल जैसे कि प्लांट्स होते हैं, तो हमने जानवर देखा कि लाइकन्स जो है वो चूरा बनाने लगता है रॉक्स का। इसी तरीके से मोल्स होता है,
लाइकन्स एंड मोजेस। मोजेस जो हैं वो भी ग्रो करने लगते हैं प्लांट पर और प्लांट को तोड़ देते हैं। अब बड़ी बड़े जो प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी चट्टानों के ऊपर उग जाते हैं, तो उनकी जड़ों की वजह से चट्टानें टूट जाती हैं और मिट्टी बन जाती है। तो सन हो गया हमारा, एक हमारा वाटर हो गया, एक हमारी एयर हो गई, और दूसरा हो गया एनिमल्स जैसे कि लाइकन्स एंड मोजेस, वो भी चट्टानों से मिट्टी बना देते हैं। तो इसमें हम लोगों को दे रखा है, एक्टिविटी है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, हम लोग को मिट्टी लेनी है बीकर में और उसमें पानी भर देना है। फिर वाटर शुड कितना होना चाहिए, जितनी मिट्टी है उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा वाटर होना चाहिए। फिर आप उसको हिलाइए और उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सारी मिट्टी नीचे जम गई है, और तो आप देखोगे कि वो होमोजीनस लेयर है या फिर नहीं, बिल्कुल एक जैसी जमी है या फिर नहीं जमी है। अगर लेयर फॉर्म हुई हैं तो हाउ इज़ वन लेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। लेयर्स बनती हैं तो सारी लेयर्स एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ अंतर होता है। नीचे जो है ना, सबसे नीचे वाली लेयर में जो उस मिट्टी में कंकड़ पत्थर होंगे वो जमा हो जाएंगे, ऊपर सबसे ज़्यादा बारीक लेयर होती है, यही है। एज वी हैव सीन, सॉइल जो है वो मिक्सचर होता है। सॉइल में क्या होते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, छोटे छोटे से कंकड़ होते हैं अलग अलग साइज़ के, और उसमें काफ़ी सारे डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। जैसे कि जो कीड़े ने मिट्टी बनाई थी तो उसमें कुछ कीड़े मर भी गए होंगे, वो भी उस मिट्टी का ही पार्ट बन जाते हैं, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। In addition, soil also contain various forms of microscopic life. Soil में microscopic life भी होती है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं जिनका साइज जो है फाउंड इन बहुत ही अलग होता है। The type of soil is decided by the average size of particle found in it, and the quality of soil is decided by the amount of humus and the microscopic organism present in it. क्या है ये? देखिए, सॉइल कौन सी है, कैसी है, वो हम लोग बताते हैं कि वो उसका पार्टिकल का साइज़ कितना बड़ा है। जैसे कि रेत को आपका एक एक पार्टिकल आपको दिख जाता है, बट आप अगर देखें कि जो क्लेली सॉइल होती है उसमें तो वो इतनी ज़्यादा चिपकी होती है, उसके पार्टिकल का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। तो इस हिसाब से हम लोग की क्लेली है, सैंडी है, या फिर एलुवियल है, या फिर रेड सॉइल है, कौन सी सॉइल है वो हम उसके पार्टिकल के साइज़ के हिसाब से बताते हैं, टाइप ऑफ सॉइल। तो साइज़ से हम लोग बताते हैं टाइप की, कौन से टाइप की सॉइल है। फिर हम बताते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी अच्छी सॉइल है, वो हमें पता लगता है ह्यूमस से। ह्यूमस का मतलब उसमें कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने जानवर वगैरह मर चुके हैं, उसके बाद ना उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है, वो ज़्यादा फसल उगाने में हेल्प करती है। जैसे कि एलुवियल सॉइल हो गई, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, ह्यूमस कंटेंट अच्छा होता है उसमें। ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए कि सॉइल जो है, deciding soil structure, because it causes soil to become more porous and allows water and air to penetrate deep underground. तो जो मिट्टी में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कितना उसमें ह्यूमस है, ये हमें बताता है कि वो सॉइल कितनी अच्छी होगी, क्योंकि जितना ह्यूमस होगा ना उसमें, उतना ही पानी जो है ज़मीन के अंदर वो सॉइल भेज पाएगी और फसल अच्छी हमारी उग पाएगी। न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होते हैं सॉइल के, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन इट एंड द डेप्थ ऑफ द सॉइल आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट डिसाइड कि कौन सी टाइप की वो सॉइल होगी और कौन से टाइप का उसमें प्लांट उगेगा। तो कितना ह्यूमस कंटेंट है, कितना पानी मिट्टी के नीचे जा पा रहा है, इससे ही डिसाइड हो पाएगा कि कौन सा प्लांट वहाँ पर उगेगा। तो राइस, चावल कहाँ उगेगा, ऐसी मिट्टी में उगेगा चावल तो जहाँ पानी ज़्यादा ज़मीन में जा पाएगा। तो मिट्टी से ही डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट उस मिट्टी पर उग पाएगा। 10 जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना सॉइल की, दैट कंटेन्स ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एडिशन टू द सॉइल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। जो ऊपर वाली सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस भी होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, सॉइल के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमस, तो वो वाली सॉइल क्या होती है, जो सबसे ऊपर होती है वो टॉप सॉइल होती है। क्वालिटी ऑफ द टॉप सॉइल इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया। तो जो टॉप सॉइल की क्वालिटी होती है ना, कई बार यही चीज़ रिपीट हो रही है कि टॉप सॉइल जैसी होगी वैसी ही बायोडाइवर्सिटी होगी। बायोडाइवर्सिटी, कितने ज़्यादा प्लांट्स उग पाएंगे, कितने ज़्यादा एनिमल्स रह पाएंगे, वो डिपेंड करेगा टॉप सॉइल कैसी है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हम, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन भी होता है। Use of these substances over long period of time can destroy the soil structure by killing the soil microorganism that recycle nutrients in the soil. तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते रहते हैं ना, तो ये हमारी सॉइल को मारने लगता है। हमारी सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं। तो सॉइल के मतलब सॉइल खुद को अच्छे से रिसाइकल नहीं कर पाती अपने न्यूट्रिएंट्स को, और वो सॉइल बंजर पड़ जाती है। इससे क्या होता है, जो अर्थवॉर्म जो होते हैं ना वो भी मरने लगते हैं। ये जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब यूज़ करते हैं ना, इसकी वजह से अर्थवॉर्म मरने लगते हैं, जो कि
अर्थवॉर्म्स जो होते हैं ना, उनको हम लोग फ्रेंड ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमस क्रिएट करते हैं मिट्टी में। अब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से अर्थवॉर्म भी बढ़ने लगते हैं, इसलिए फर्टिलिटी सॉइल कम होने लगती है सॉइल की। फर्टाइल सॉइल कैन क्विकली बी टर्न्ड बैरन इफ़ सस्टेनेबल प्रैक्टिस आर नॉट फॉलोड। अगर अच्छी प्रैक्टिसेस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, सॉइल का ध्यान नहीं रखेंगे, तो जो बिल्कुल फर्टाइल सॉइल थी, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जिस पर अच्छी फसल उगाई जा सकती है, वो मिट्टी भी, वो सॉइल भी ख़राब होने लगती है। Removal of useful components from the soil and addition of other substances which adversely affect the fertility of soil and kill the diversity of organism that live in it is called soil pollution. Soil pollution का ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जो ज़रूरी सब्सटेंस है आपने सॉइल में से उसको तो हटा दिया, और फालतू के सब्सटेंस जैसे कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, यूरिया, ये सब आपने डाल दिया। इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कुछ टाइम के लिए तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, बट अल्टीमेटली सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होने लगती है, ऑर्गेनिज्म मरने लगते हैं और सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉइल ख़राब हो जाती है। तो सॉइल जो आज हम देखते हैं वो कई लाखों हज़ारों सालों पहले बनी होगी। However, some of the factors that created the soil in the first place and brought the soil to that place may be responsible for the removal of the soil too. तो जो आप सॉइल जिसकी वजह से आई है, पानी की वजह से आई है, हवा की वजह से आई है, जानवरों की वजह से आई है ना, सन की वजह से आई है, तो यही सारे फैक्टर सॉइल को ख़राब करने के भी काम कर सकते हैं। फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं, तो सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से, विंड इरोजन कहते हैं, कि हवा की वजह से टॉप सॉइल उड़ के चली गई और पानी के साथ बह गई, तो इस तरीके से भी सॉइल जो है वो बैरन हो जाती है। अब आगे का जो पार्ट है वो देख लेते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आगे तो अब हम लोगों की बायोजियोकेमिकल साइकिल ही बची हुई है। एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, एक्टिविटी में आप लोग को क्या करना है, चलिए ये वाला और पार्ट देख लेते हैं, फिर पूरा हो जाएगा। एक्टिविटी में 2 आइडेंटिकल ट्रेज लेनी है आपको, सेम, जैसे कि आपने 2 ट्रे ली और उन ट्रेस को आप लोगों को क्या भर देना है, सॉइल से, यानी कि मिट्टी से भर देना है। एक में आप लोगों को क्या, मस्टर्ड जो सरसों होती है ना, वो उगानी है, और एक में आप लोगों को राइस उगाना है। फिर आप उनका ध्यान रखते रहिए। फिर नाउ और उसमें रेगुलरली क्या देते रहिए आप लोग, वो ट्रे रेगुलरली फॉर फ्यू डेज आप पानी देते रहिए। फिर नाउ टिल्ट बोथ द ट्रेज एंड फिक्स देम इन दैट पोजीशन, तो उसको टिल्ट करिए और सही से पोजीशन रखिए कि वो सही से, मतलब आपको ऐसे रखना है कि वो ठीक रहे। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जेंटली ऑन बोथ ट्रे सच दैट द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द ट्रे। तो पहले आप लोगों ने उगा दिया है 2 ट्रे में, एक में मस्टर्ड उगा दिया और एक में राइस उगा दिया, रेगुलरली पानी आप उसमें देते रहे। फिर उसके बाद एक दिन आपने पानी दिया और उनको टेढ़ा कर दिया, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, ऐसे करके, ऐसे आप पानी देते रहिए और ऐसे करके उनको टेढ़ा करके रखिए, इस तरीके से ऐसे करके। तो फिर आप लोगों को स्टडी द अमाउंट ऑफ सॉइल दैट इज़ कैरीड आउट बाय द ट्रे। तो आप जब पानी देंगे ना टेढ़ा करके ट्रे को, तो उसके पानी के साथ साथ ना मिट्टी भी काफ़ी सारी निकल आएगी। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन बोथ द ट्रेस फ्रॉम द हाइट। खूब ऊंची हाइट से आप डालिए, तब देखिए कि कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। मतलब आप नीचे की तरफ से पानी डाल रहे हैं नीचाई से, तो कितनी मिट्टी निकल के आ रही है, और जब आप काफ़ी ऊंचाई से पानी डाल रहे हैं तो कितनी मिट्टी निकल के आ रही है। और आप देखेंगे कि जो मस्टर्ड है ना, उसमें से ज़्यादा मिट्टी निकल के आएगी और राइस में से कंपैरेटिवली कम आएगी। तो इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑन टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल जो फ्लोइंग वाटर होता है ना, जो बहता हुआ पानी होता है, उस पर टॉप सॉइल का क्या असर होता है, वो अपने साथ साथ सॉइल को ले जाता है। तो इसमें हमें यही बताया गया है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स हैव इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन ना हो, हमारी मिट्टी ना जाए, वो कैसे बच सकती है, अगर जो जड़ होती है पेड़ की वो खूब अच्छी हो और मिट्टी को बांध के रखे, तो मिट्टी नहीं उड़ेगी, मिट्टी पानी के साथ नहीं जाएगी। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन दैट इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज बायोडाइवर्सिटी, इट ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना। तो पूरी दुनिया में जो पेड़ों की कटाई चल रही है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं हो रहा, जानवर और पेड़ ही नहीं खत्म हो रहे, बल्कि हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है, क्योंकि पेड़ जो है वो मिट्टी को बांध के रखते हैं अपनी जड़ों से, उड़ने नहीं देते, बहने नहीं देते। अब पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी ऐसे ही बह जाएगी, सॉइल इरोजन भी उससे होता है। टॉप सॉइल जो कि अब बेयर है, बेयर का मतलब नंगी है, उस पर कुछ भी नहीं है, उसमें वेजिटेशन नहीं है, वो आसानी से रिमूव हो सकती है। एंड दिस कैन बी एक्सेलरेटेड इन हिली और माउंटेनियस रीजन, क्योंकि वो ऐसे करके स्लोप में होते हैं ना माउंटेन, अगर उस पर कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे तो डायरेक्ट मिट्टी उससे आती रहेगी। तो द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स। सॉइल इरोजन एक बार हो गया तो आप उसको दोबारा से, आप लैबों में नहीं बनती हैं मिट्टियाँ, है ना, मिट्टी बनती है नेचुरल प्रोसेस से, और वो भी लाखों सालों में। तो वेजिटेशन कवर अगर
आप लोग रखेंगे अच्छे से तो उसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप पेड़ लगाते हैं तो एक तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, आपके ग्राउंड में वाटर अच्छे से जाता रहेगा, वो सॉइल आपकी अच्छी रहेगी, आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो सॉइल इरोजन बचाने के लिए हम लोग पेड़ भी लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो में वाटर और सॉइल इरोजन देख लिया। वाटर सॉइल इरोजन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लास्ट होगा बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो है ना, ये छोटा, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। कार्बन साइकिल छोटी छोटी साइकिल्स हैं, बुक में आपको बड़ी लग रही हैं बट इतने समझाने का और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम लोग अब इसमें काफ़ी सारा तो हम लोग कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी मैं कमेंट बॉक्स में। और अब हम यहाँ पे इस वाले वीडियो में मिनरल रिचेज एंड रिसोर्सेज ये सारा हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ना यहाँ से देखेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल से। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए। A constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere make it dynamic but stable system। तो इसमें क्या है कि कांस्टेंट लगातार एक इंटरेक्शन चलता रहता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक वो होते हैं जिसमें जान होती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनमें जान होती है। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे? जैसे कि सॉइल, एयर, ये एबायोटिक है, इनमें जान तो है नहीं। तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में जब इंटरेक्शन चलता रहता है ना, तो इससे हमारा जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, वो स्टेबल बना रहता है, सही बना रहता है। दीज इंटरैक्शंस कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो ये जो इंटरैक्शंस होते हैं जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में होते रहते हैं ना, इससे एनर्जी जो है ना वो बनी रहती है अलग अलग कंपोनेंट्स में बायोस्फीयर में। जैसे कि प्लांट है, प्लांट को अपना जो खाना कैसे बनाता है, वो पानी लेता है ना, सॉइल में से, मिट्टी में वो उसकी जड़ें होती हैं, तो वो भी मिट्टी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। हवा से वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ज़मीन में से पानी लेता है। तो एक प्लांट जो कि एक बायोटिक कंपोनेंट है, वो कितने सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ना बायोटिक में और एबायोटिक में, उसकी वजह से ही लाइफ सस्टेन कर पाती है, एग्जिस्ट कर पाती है बायोस्फीयर में, मतलब आप अर्थ समझ लीजिए, अर्थ पे। तो कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स है, इनका बैलेंस बना रहता है, वो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए वाटर साइकिल। वाटर साइकिल तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा बड़ा करके दे रखा है, बाकी बेसिक तो यही है कि हम लोग का जो पानी होता है ना, वो इवेपोरेट करता है, वेपर बन के, भाप बन के उड़ जाता है वाटर बॉडीज से, एंड अ कॉन्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ दिस वाटर वेपर लीड्स टू रेन। तो क्या होता है कि यहाँ पे सपोज करिए लेक है, लेक से पानी भाप बन के उड़ रहा है, भाप की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? नीचे की तरफ इवेपोरेशन हो रहा है, ऊपर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से वो ठंडा हो जाता है, भारी हो जाता है, फिर बहुत सारी ड्रॉपलेट्स मिलकर के बादल बनाती हैं। जब वो ड्रॉपलेट्स भारी हो जाती हैं तो वो नीचे आसमान में से नीचे पानी की तरफ पे आ जाती हैं, जिसको हम रेन कहते हैं। तो यही होती है वाटर साइकिल। बट वी डोंट सी द सीज एंड ओशन ड्राइंग अप। बट हम लोगों ने ये तो नहीं देखा कि भाप बन के पानी उड़ रहा है तो ओशन सूख गए हैं। सो हाउ इज़ द वाटर रिटर्निंग टू दीज वाटर बॉडीज़? तो अब देख लिया, देखते हैं अच्छे से। होल प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है? वाटर इवेपोरेट होता है और दोबारा से वही पानी रेन के तौर पर हमारे ज़मीन पर आकर के गिर जाता है, और वो पानी समुंदर में, नदियों में बहता है, और इसी चीज़ को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। दिस साइकिल इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एज दिस स्टेटमेंट सीम टू इम्प्लाई। अब ये वाटर साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया कि वहीं उड़ा और वहीं गिर गया, ऐसा नहीं होता है। भाप बन के कहीं से भी उड़ सकता है, हो सकता है जो भाप यहाँ उड़ी बन के पानी से जो भाप यहाँ बनी है वो 10,000 किलोमीटर दूर जा कर के बारिश कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है हवाओं की वजह से। ऑल ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक इनटू द सी। तो सारा का सारा पानी जो कि ज़मीन पर गिरता है बारिश के तौर पर, वो समुंदरों में तुरंत ही तो नहीं चला जाता है। सम ऑफ इट सीप्स इनटू द सॉइल, बिकम पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर ऑफ फ्रेश वाटर। कुछ पानी जो है वो ज़मीन के अंदर भी जाता है, और वो क्या करता है? ज़मीन के अंदर जा करके अंडरग्राउंड वाटर का, जिसे हम लोग टैंक मोटर्स की हेल्प से निकालते हैं, उसका पार्ट वो बन जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है कुछ पानी। कुछ सम ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर फाइंड इट वे टू द सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स। तो जो स्प्रिंग्स होते हैं, झरने टाइप के होते हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर उससे बाहर भी निकल आता है।
जो ज़मीन में से निकल रहे होते हैं ना, सब फव्वारे वव्वारे से, उसकी हेल्प से बाहर भी आ जाता है। कुओं से, ट्यूबवेल से ये वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल का हमेशा मतलब होता है ज़मीन पर रहने वाले जानवर जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और काफ़ी सारे लाइफ फॉर्म्स, इंसान भी इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी वाटर साइकिल दे रखी है कि किस तरीके से जो ज़मीन के अंदर पानी होता है, फिर सरफेस पर जो कुओं पे, नदियों में पानी होता है, लेक्स में पानी होता है, उससे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। देखिए भाप बन के ऊपर उड़ रहा है। फिर रेनफॉल कि उसमें क्या रहा है, नीचे भी आ जाता है। तो रेस्पिरेशन, हम लोग सांस ले रहे हैं तो उसमें भी भाप बनती है। ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट इवेपोरेशन करते हैं उसको ट्रांसपिरेशन हम लोग कहते हैं। और रेन एंड स्नो, ये ना इन्होंने एरो गलत लगा दिया, ये रेन एंड स्नो नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता है, नीचे की तरफ रेन एंड स्नो आ जाता है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल दे रखी है। तो लुक let us look at the another aspect of what happens to water during the water cycle. वाटर साइकिल जब चल रही होती है उस समय पानी का क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि वाटर इज़ केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। वाटर में काफ़ी सारी चीज़ें घुल जाती हैं, हम डेली ये काम करते भी हैं, खाना बनता है पानी में ही बनता है। एज वाटर फ्लोज थ्रू और ओवर रॉक कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स, सब ऑफ देम गेट डिजॉल्व। जो पानी जो है बहता है जब रॉक से, उससे पहाड़ों से, तो कुछ जो रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में भी घुल जाते हैं, और पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक्स पे भी चले जाते हैं। 10 रिवर्स कैरी मैनी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड टू द सी एंड दीज आर यूज्ड बाय द मरीन ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए पहाड़ों में से नदी बह करके आती है, बहुत सारे मिनरल्स लेकर के आती है अपने साथ, ज़मीन पे बहती है और फिर समुद्र में चली जाती है, समुद्र में जा कर के गिर जाती है सारी की सारी नदियाँ। अब ये जो मिनरल्स है ना वो पहाड़ों से लेके आती हैं, ज़मीन से लेके आती हैं, और कहाँ पहुँचाती हैं, ओशंस में पहुँचा देती हैं, और ओशंस में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उस पानी का और उन मिनरल्स का वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई वाटर साइकिल। अब देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स असेंशियल टू लाइफ लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सम विटामिन्स। तो जो नाइट्रोजन साइकिल होती है ना वो कैसी बनी होती है, 78, हमारे जो अर्थ है इसके एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, और हमारी बॉडी में भी जो डीएनए, आरएनए है, हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, जितने प्रोटीन्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड्स में, प्रोटीन्स में और विटामिन्स में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाइट्रोजन मिलता है काफ़ी सारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि एल्कलॉइड्स एंड यूरिया टू, तो यूरिया जो कि खाद में पड़ता है, और हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो इंसान की बॉडी से निकलते हैं उनमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा असेंशियल चीज़ है हमारी बॉडी के लिए, सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। और एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ़ ऑल दीज लाइफ फॉर्म्स कुड यूज़ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। और लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाती है अगर हम लोग डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर पाते, बट हम नहीं कर पाते हैं। डायरेक्टली हम लोग एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं जिससे हम यूज़ कर पाएँ। लाइफ फॉर्म्स आर नॉट एबल टू convert the comparatively inert nitrogen molecule into forms like nitrates and nitrites which can be taken up and used to make required molecules। इसका क्या मतलब है, देखिए कि जो कुछ नाइट्रोजन हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग, नॉर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स वो इस्तेमाल नहीं कर पाते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। कुछ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, बुक में आगे आएगा, वो इस्तेमाल कर पाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हम उन लोगों को कहते हैं, बैक्टीरियाज को, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। और ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स का जो है ना वो आराम से यूज़ कर पाते हैं, उसको आराम से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाते हैं या उसको यूज़ कर पाते हैं। बाकी नॉर्मल नाइट्रोजन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ना मे बी फ्री लिविंग और भी एसोसिएटेड विद द स्पीशीज ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। तो काफ़ी सारे जैसे कि लेगुमिनस बैक्टीरियाज, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि दालें, दालों की रूट्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मे बी फ्री लिविंग और बी एसोसिएटेड विद सम स्पीशीज ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। Most commonly, the nitrogen-fixing bacteria are found in the roots of legumes, especially plants which give us pulses। तो leguminous plants कौन से होते हैं जिसमें nitrogen-fixing bacteria हमारे present होते हैं, और उन
बैक्टीरियाज की हेल्प से ही हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ कर पाते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की फॉर्म में. तो अदर देन दीज बैक्टीरिया द ओनली अदर मैनर इन विच नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज़ बाय द फिजिकल प्रोसेस. मतलब लेबोरेटरीज में हम लोग या फिर फैक्ट्रीज में ही हम नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग इन बैक्टीरिया की हेल्प ना ले तो. और जो लाइटनिंग, जो बिजली का रखने का प्रोसेस होता है ना, द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. जो बिजली रखती है ना और जो ज़मीन पर गिरती है उससे भी नाइट्रोजन हम लोग के एटमॉस्फेयर में इस फॉर्म में आ जाता है जिसको हम यूज़ कर सकें. तो नाइट्रोजन के क्या क्या वो हो गए सोर्सेज. एक तो लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है बिजली गिरने से. और दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया, जो लेगुमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, सर्टेन बैक्टीरियाज, उससे हम लोग नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वरना फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग नाइट्रेट यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर से. दीज ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर to give nitric and nitrous acids and fall on land along with rain. These are thus utilized by various life forms. तो जो लाइटनिंग का प्रोसेस होता है इससे नाइट्रोजन जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, वो पानी में घुलते हैं, नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड्स में कन्वर्ट होती हैं, ज़मीन पर गिरते हैं और हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं. तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आप याद कर लीजिए, ये लिख देंगे, सफिशिएंट आपका काम चल जाएगा. व्हाट हैपन्स टू नाइट्रोजन व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉर्म्स दैट कैन बी टेकन. तो नाइट्रोजन का क्या होता है जब वो उस फॉर्म में आ जाता है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं. प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स ले लेते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू अमीनो एसिड विच आर यूज टू मेक प्रोटीन. तो जो प्लांट्स होते हैं, जब हमारी ज़मीन में नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में आ गई नाइट्रोजन, तो जो प्लांट्स होते हैं ना वो उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो देखिए, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की फॉर्म में अब प्लांट को मिल गई नाइट्रोजन, तो वो क्या करता है, वो उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है. और अमीनो एसिड से विच आर यूज टू मेक प्रोटीन, अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप 5 बार स्टार मार्क कर लीजिए. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट कि जो लाइटनिंग की वजह से या फिर बैक्टीरियाज की वजह से या फिर फिजिकल प्रोसेस की वजह से लेबोरेटरीज में, फैक्ट्रीज़ में जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसका यूज़ हम कैसे करते हैं. प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स नाइट्रेट एंड नाइट्राइट को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन बना लेता है. अदर बायोलॉजिकल पाथवेज आर यूज टू मेक द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. और भी बायोलॉजिकल पाथवेज होते हैं जिनसे हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं. ये जो मतलब वही जैसे कि हमारी बॉडी में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो उनको बायोलॉजिकल पाथवेज करके इन्होंने बोल दिया है. बस आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है. प्रोटीन्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर सब्सिक्वेंटली कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स. तो जो प्रोटीन अमीनो एसिड बनता है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट से अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना. अब प्रोटीन जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और वो एनिमल्स को कंज्यूम कर लेते हैं उसको. वंस द एनिमल और प्लांट डाइज, जब एनिमल और प्लांट की डेथ होती है, अदर बैक्टीरियाज इन द सॉइल कन्वर्ट द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बैक इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. तो जब एनिमल या फिर प्लांट की डेथ हो जाती है तो फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो कि उनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन. और एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रेट और नाइट्राइट को नॉर्मल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है, NO2 में कन्वर्ट कर देता है, N2O में कर देता है. Thus there is a nitrogen cycle in the nature in which nitrogen passes from its elemental form in atmosphere into simple molecule in the soil and water, which can convert it to more complex molecules in living beings and back again to simple nitrogen molecules in atmosphere. क्या बोला गया है, नाइट्रोजन साइकिल जो कि नेचर में होती है, नाइट्रोजन पास करता है एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है लाइटनिंग के थ्रू और वेरियस लेग्यूमिनस बैक्टीरियाज के थ्रू या फिर फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू. और फिर वो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, फिर वो सॉइल में, वाटर में फिर से मिल जाती है और ये नाइट्रेट एंड नाइट्राइट फिर से एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है. इसी को ही तो हम साइकिल कहते हैं कि कभी ख़त्म नहीं होता है, वो एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है. तो ये देखिए साइकिल गिवन है यहाँ पर ये देखिए यहाँ से एटमॉस्फेयर एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन. एटमॉस्फेयर में और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है और उससे नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर में चली जाती है. तो हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रिफिकेशन जो है प्रोसेस होता है जिससे नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है. नाइट्रेट था, नाइट्राइट था, पहले अमोनिया था, अमोनिफिकेशन का प्रोसेस हुआ.
प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो ये देखिए ग्रीन प्लांट था, तो ग्रीन प्लांट ने क्या किया, अमोनिफिकेशन किया। उसके पास नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन से उसने क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। अमोनिया यानी कि मैं आपको बताया था नाइट्रेट्स नाइट्राइट से अमोनियम एसिड बनते हैं, सॉरी अमीनो एसिड बनते हैं। अमीनो एसिड से क्या बनता है, फिर हमारे प्रोटीन बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, अम्यूनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के प्रोसेस से अमोनिया बनती है, अमोनिया से फिर नाइट्रेट बनती है, नाइट्राइट्स बनते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनती है, और फिर से दोबारा से वो उसमें ही कन्वर्ट हो जाता है। तो एक पूरी की पूरी साइकिल चल रही होती है। फिर जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, उसका नाइट्रिफिकेशन होता है, एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल में उसको फिक्स करते हैं, फिर से नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर से वो नाइट्राइट्स बन जाता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका हमारा मतलब होता है नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जो नाइट्रेट्स है ना, ये दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नाइट्रेट्स का दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाने को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, नाइट्रेट्स दोबारा से एटमॉस्फेरिक जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए, इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। और नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल के बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ज़्यादा नहीं है, चैप्टर बहुत कम बचा हुआ है। तो हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल देख ली, अब कार्बन साइकिल देखते हैं। कार्बन साइकिल में कार्बन जो है वो काफ़ी सारे लाइफ फॉर्म्स मिलता है हमारी अर्थ पर। वो एलिमेंटल फॉर्म में भी होता है, जैसे कि डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। डायमंड में क्या होता है, डायमंड में भी कार्बन होता है। इन द कंबाइंड स्टेट इट इज़ फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कंबाइंड स्टेट में का मतलब होता है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के हमारे एटमॉस्फेयर में क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन carbonate salts in various minerals while in life forms are based on carbon containing molecules। जैसे कि प्रोटीन्स में भी भाई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो कार्बन है ना वो बहुत सारी जगह है, हमारी पूरी धरती ना कार्बन से भरी पड़ी है, कोयले से भरी पड़ी है, कोयला है ना, कार्बन कोयला भी कार्बन की एक फॉर्म है। कार्बोनेट्स एंड हमारी बहुत सारी जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी कार्बन के होते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड न्यूक्लिक एसिड, हर चीज़ में कार्बन ही है, हमारी पूरी बॉडी में कार्बन भरा हुआ है। एंडोस्केलेटन एंड द एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरियस एनिमल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनेट सॉल्ट्स। एंडो मतलब हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं। कार्बन हमारी लाइफ में इस तरीके से इनकॉर्पोरेट हो गया है काफ़ी सारे प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे कि प्रोसेस ऑफ photosynthesis which is performed in the presence of sunlight by all life forms that contain chlorophyll। तो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हमें कार्बन मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज़ है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन मिल गया तो वो तो बिल्कुल अलग हो गई। जैसे कि आप प्याज भिंडी में डाल लीजिए तो भिंडी की सब्जी में मिल जाएगा, इसी तरीके से ऑक्सीजन, और आप प्याज को पनीर में डाल लीजिए तो वो पनीर में मिल जाएगा। तो ऐसे फालतू सा एग्जाम्पल दिया है मैंने, बट समझने की बात ये है कि आप किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंबाइन करते हैं ना, तो उसका मतलब बदल जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो कार्बन अलग था, फिर ऑक्सीजन अलग था, कार्बन डाइऑक्साइड है तो बिल्कुल वो एक अलग चीज़ बन गई है, वो एक गैस है, और वो कार्बन है तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक एलिमेंटल फॉर्म है। तो जो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जाती है और डिजॉल्व इन वाटर इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता नहीं है प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। प्लांट तो बाहर क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। जो प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जाती है और जो कि पानी में डिजॉल्व होती है इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, इससे क्या होता है, प्लांट का ग्लूकोज बनता है। दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर या तो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस में और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, एंड सिंथेसाइसिस ऑफ अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। प्लांट का खाना होता है ग्लूकोज। तो इस तरीके से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड।
तो हमारा जब हम इंसानों की बॉडी में भी ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से एनर्जी देने के लिए ना बॉडी को हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड दैन गोज़ बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो हम लोग इंसान क्या छोड़ते हैं, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक होता है, ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद हम लोगों को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी की हेल्प से हम लोगों को क्या होता है, उस एनर्जी की मदद से हम वर्क कर पाते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। अनदर प्रोसेस दैट ऐड टू द कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रोसेस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो होता है कंबशन का प्रोसेस, जहाँ पर फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं और एनर्जी, जैसे कि कोयला जलाया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जनरेट होती है। इनफैक्ट परसेंटेज जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कहा जाता है कि जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, जब से ये फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ह्यूमंस ने स्टार्ट कर दिया है फॉसिल फ्यूल को बंद करना, और कार्बन जो है वाटर की तरह ही रिपीटेडली रिसाइकल होता है अलग अलग फॉर्म्स में, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा कार्बन छोड़ना शुरू कर दिया है एटमॉस्फेयर में कि हमारा एटमॉस्फेयर उसको मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा है। इसलिए एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होने की वजह से हमारी धरती गर्म हो रही है, और यही होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो अब देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो एक्टिविटी 14.1 में वही जला वाला रहे थे हम चीज़ें। हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्लास, ग्लास है उसमें हीट ट्रैप हो गई है, वेपर्स कन्वर्ट हो गई है, वेपर्स में वो हीट जो पानी था वो कन्वर्ट हो गया है। तो टेम्परेचर जो था ना ग्लास के अंदर का विल बी मच हायर देन द सराउंडिंग। तो आप एक मोमबत्ती जला करके रख दीजिए ग्लास में, गीला ग्लास लीजिए जिसमें पानी हो, और मोमबत्ती जला करके रख दीजिए, और उसको मोमबत्ती को ऐसे देखिए, बड़ा सा ग्लास है जिसमें पानी था, पहले सूखा हुआ नहीं है, उसके अंदर आप मोमबत्ती जला के रखेंगे तो आपको पानी की ड्रॉपलेट दिखेंगी। थोड़ी देर के लिए रखिए वरना ग्लास फट जाएगा, क्योंकि ठीक है। तो फिर आप ग्लास हटाएंगे तो देखेंगे ग्लास के अंदर हाथ डाल के तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो ये क्या होता है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या है, द फिनोमिना वॉज यूज टू क्रिएट एनक्लोजर वेयर ट्रॉपिकल प्लांट्स कुड बी केप्ट वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स इन द कोल्डर क्लाइमेट्स। तो ठंडे क्लाइमेट्स में क्या होता है ना, ग्रीन हाउस बना देते हैं, बाहर की तरफ क्या करते हैं, ग्लास लगा देते हैं, और सनलाइट आती है तो उसमें हीट ट्रैप हो जाती है, बाहर की तरफ नहीं जा पाती, और प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं ठंडे एनवायरनमेंट पे। इसी चीज़ को ग्रीन हाउस कहा जाता था। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भेजना शुरू कर दिया है एटमॉस्फेयर में कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो गर्मी दे रहा है एटमॉस्फेयर को। सम गैसेस प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। तो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो अर्थ में से हीट को, गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, और उन कुछ गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अगर इन गैसेस की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो टेम्परेचर है ना दुनिया का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसी चीज़ को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर would cause the average temperature to increase worldwide। और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं कि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि ये गैसेस जो है ना एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसके बढ़ने से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ना, सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और जिस गैस ने हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है वो ज़्यादा हो गई तो गर्मी भी तो ज़्यादा होगी ना। तो एक्टिविटी है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या बुरे परिणाम होंगे अगर ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी। तो अब आती है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा एबंडेंटली, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है अर्थ पर, और एटमॉस्फेयर में 21% अवेलेबल है, और इट अकर्स एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट एज वेल एज ऑल्सो इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन हमारे अर्थ की क्रस्ट पर, हमारी मिट्टी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और एटमॉस्फेयर में O2 की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, और CO2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। हमारी क्रस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्साइड्स मिलती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स एंड सिलिकन, ऑल्सो अ कार्बोनेट, सिलिकेट, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, और काफ़ी सारे अदर मिनरल्स भी हमें मिलते हैं। तो कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सिलिकन हो गया, इसके अलावा
इन सब के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहती है और ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स एंड लिपिड्स, ये जो है इसके लिए भी हमारी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। सांस लेने के लिए भी तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऑक्सीजन हर चीज़ में जुड़ी हुई आपको मिलती है, बहुत सारी चीज़ों में। पर जब हम लोग ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं, हम लोग मेनली रेफ़र करते हैं उस साइकिल को जो कि ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में मेंटेन करने की कोशिश करता है। हम लोग ऑक्सीजन CO2 की बात इतने ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये O2 C के साथ जुड़ा हुआ है। हम ऑक्सीजन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करेंगे जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो 3 प्रोसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कंबशन, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, कोई चीज़ तभी जल सकती है जब उसमें आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता। रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो एक तो कंबशन हो गया, एक हो गया रेस्पिरेशन, और तीसरा हो गया नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होती है ना NO2, उसके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिटर्न होती है एक ही प्रोसेस के मेनली, वैसे तो और भी तरीके हैं बट ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में वापस जाती है ना उसका मेन कारण है फोटोसिंथेसिस। जब तभी तो हम लोग जब भी पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो हमें अच्छा फील होता है क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही होती है, हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही होती है जिसकी वजह से हमारा माइंड खुलता है, इसलिए हमें अच्छा फील होता है। एंड दिस फॉर्म्स द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन साइकिल कैसे हो रही है। ऑक्सीजन के और मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज की फॉर्म में है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो हम लोग रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है। फिर रेस्पिरेशन में कुछ हम वाटर वेपर भी छोड़ते हैं, पानी भी होता है, उससे भी फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस और ये जो फोटोसिंथेसिस से हो गई, यहाँ पे आ गई, फिर से फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो ये पूरी साइकिल बन जाती है कि हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ऑक्सीजन को दोबारा से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। तो सिंपल सी साइकिल है, ये हम लोगों ने पढ़ ली। दो वी यूजुअली थिंक ऑक्सीजन एज बीइंग नेसेसरी टू लाइफ इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इट माइट बी द इंटरेस्ट टू यू to learn that some forms of life, especially bacteria, are poisoned by the elemental oxygen. In fact, क्या है कि हम लोगों के लिए ज़रूरी है, इंसानों के लिए ऑक्सीजन, बट जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना डज नॉट टेक स्पेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो मैंने आपको बताया ना कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसका यूज़ हम इंसान नहीं कर पाते हैं बट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कर पाते हैं। वो बैक्टीरियाज जो हैं अगर उनके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा होगी ना तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए दिक्कत है ऑक्सीजन से, बट हमारे लिए तो बढ़िया ही बढ़िया है। अब आता है ओजोन लेयर। थोड़ा सा लेक्चर मतलब ये वीडियो बड़ा हो रहा है बट चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है, तो ओजोन लेयर भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। ओजोन लेयर क्या होता है? एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक का मतलब होता है दो, O+O से क्या बना है O2। तो हमारी जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है, जिस ऑक्सीजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमें O2 की फॉर्म में मिलती है। हाउएवर जब हम लोग एटमॉस्फेयर के ऊपर की लेयर्स में जाते हैं ना तो जो ऑक्सीजन है वो हम लोगों को O3 की फॉर्म में मिलती है। यानी कि ऑक्सीजन के जब 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ना तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं O3 और इसका दूसरा नाम है ओजोन। तो एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को ओजोन मिलती है। और नॉर्मल जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना ऑक्सीजन, O2 हमारे लिए हेल्दी है बट O3 है, अगर वो हमें सांस ले लें हम लोग ओजोन की तो हम लोग के लिए पॉइजनस है। ओजोन इज़ अ पॉइजनस एंड वी आर लकी कि अर्थ जो है, अर्थ के सरफेस पर हमें ओजोन बहुत ही नहीं मिलती है, मतलब बिल्कुल नहीं मिलती है एक तरह से कहा जाए, बट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो व्हीकल्स चल रहे हैं, उसकी वजह से ओजोन अर्थ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो अर्थ पे, तो अर्थ के सरफेस पे, मतलब हमारे जो लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, इसमें तो ओजोन बड़ी हार्मफुल है, बट जो अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ पर ओजोन हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए होती है। इट परफॉर्म्स एन असेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड। इट एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। दिस प्रिवेंट हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ वेयर दे मे डैमेज द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो जो ओजोन है, ओजोन लेयर, आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन होल हो रहा है, तो ओजोन होती है ना जब हमारे एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स में, तो सन की जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती है ना उनको ये अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है। तो अपर लेयर्स में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इसमें होल होगा तो दिक्कत होगी। तो रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कवर किया कि ओजोन की लेयर ख़राब हो रही है, किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से।
फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ओजोन लेयर में गड्ढा कर देते हैं, होल कर देते हैं, इसलिए हम लोगों ने अब ऐसे कंपाउंड्स का इस्तेमाल करना कम कर दिया है। वंस जैसे ही ये ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं ना, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन लेयर को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। हम लोगों ने डिस्कवर किया होल एंटार्क्टिका में, तो बहुत ही ज़्यादा अगर ओजोन लेयर में होल होने लगे ना तो यूवी रेज हमारी अर्थ पे आने लगेंगी और उसकी वजह से बहुत सारे बुरे हालात हो सकते हैं, स्किन कैंसर्स तक हो सकते हैं और ओजोन मतलब अर्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी फिर रहने के लिए। इफ़ ओजोन लेयर dwindles further, but many people think it would be better not to take chances. These people advocate working towards stopping all further damage of the ozone layer. तो ओजोन लेयर डैमेज ना हो इसका काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए काम भी कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ना हमारे, इससे फ्लोरीन गैस रिलीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा, जब आपको लगेगा रेफ्रिजरेटर इतना नीचे और घर के अंदर और वो ऊपर आसमान में, बट ये गैस है भाई, और उड़ के पहुंच जाती है। तो एसीज़ हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ये हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं। आपकी बुक में, इस वाली बुक में तो गिवन नहीं है, ये कौन सी ईयर की बुक है, 2021 में भी नहीं गिवन है। तो हमने अब लोग काफ़ी सारा हमने ट्रीटीज़ वगैरह करी हैं। तो अब हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन सबसे ज़्यादा जो डैमेज कर रही थी ना ओजोन लेयर को, उसका इस्तेमाल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है और अब हम काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर ली है हमने ओजोन लेयर। और इनफैक्ट जब लॉकडाउन हुआ है ना, जब से पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है लॉकडाउन, तब से और भी ज़्यादा ये रिकवर हो रही है ओजोन लेयर। तो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।